कल यूनिटेड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कल यूनिटेड कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्टार्ट कर दूँ। 1920 ये जितना भी है ये भीमराव अम्बेडकर का ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्होंने इस्टाब्लिश किया था, ऑर्गेनाइजेशन या काम, ठीक है। अच्छा मैं नाम नहीं लिखी हूँ, तो बड़ा गलती होगी मुझसे, ठीक है। 1920 में अम्बेडकर जो है मूक नायक मैगजीन लिखते हैं। अच्छा हम लोग इसको अम्बेडकर में भी पढ़ते हैं लेकिन इसको यूनिट 8 में भी पढ़ा जाता है, ठीक है। 1920 में ये मूक नायक एक मैगजीन लिखते हैं। इसमें टू राइज द वॉइस ऑफ द दलित स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हर सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। मतलब दलित की जो आवाज़ है उसको वो राइज करते हैं और बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल इश्यूज हैं उनके उनको स्प्रेड करना कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन कौन सी सोशल इशू है, क्या क्या उनका पॉलिटिकल इश्यूज है, इस बात को लेकर उनके वॉइस को राइज करना, ठीक ना। इस मूक नायक के थ्रू मान लो कि मुझे जैसे कि अभी कोई कम्युनिटी है, किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोगों को लोगों को जागरूक करने के मतलब लोगों के पास वो मैसेज जाए। जैसे अभी तुम देख रही होगी कि कहीं पर भी अगर रेप का कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो कैसे हम लोग को पता चलता है, हम लोग वहाँ पे जाकर तो नहीं देखते हैं। लोग क्या करते हैं, अब मूड, अब प्लेटफॉर्म अलग हो गया। पहले तुम्हारा न्यूज़पेपर था लेकिन अब क्या हो गया, न्यूज़पेपर बुक हुआ करता था लेकिन अब क्या हो गया, सोशल मीडिया आ गया। लोग जो है ट्विटर पे, रील्स पे, इंस्टाग्राम पे उस तरह से लोग क्या करते हैं, वॉइस को राइज करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, मैगजीन लिखा था और उसमें उन्होंने दलित के वॉइस को राइज राइज किया था, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको स्प्रेड करने की कोशिश की थी। 1924 में बहिष्कृत हितग्राही सभा, पीवाई की क्वेश्चन है, ये भी पीवाई की और ये डेट भी पूछा गया, ठीक है। टू वर्क फॉर द मटेरियल एजुकेशन एंड मोरल अपलिफ्टमेंट, वही डिप्रेस क्लास है जो उनका मोरल अपलिफ्टमेंट के बारे में बोला गया था। बहिष्कृत भारत मैगजीन, देख लो यहाँ पे क्या है, बहिष्कृत हितग्राही है ना, हितग्राही सभा। तो ये 1924 की ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये तुम्हारा मैगजीन है बहिष्कृत भारत, ये मैगजीन है, ये 1927 की है। जब मैगजीन बोलेगा तो उसका डेट अलग है और हितग्राही सभा बोलेगा तो उसका डेट अलग है, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें वही जो भी डिस्क्राइमिनेशन होते हैं उन्हीं को सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, जो कास्ट डिस्क्राइमिनेशन होते हैं उनसे फाइट करने के लिए इनमें बोला गया था। समाज समता संघ 1927 की है और ये भी तुम्हारे किसका है, भीमराव अम्बेडकर की है। समता संघ जो है इसमें बोला गया था कि प्रमोट करना है सोशल इक्वलिटी को, जस्टिस को, जितने भी सोसाइटी में सेक्शन है सारे सेक्शन के बीच में। देख लो भाई 1927 में इनका दो काम आई है, ठीक है ना। उसके बाद आती है 1931। तुम लोगों को पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुआ था, किसको किसको पता है कितना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था? तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1913 से पहले और दो 1931 और 1932 तक का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। लेकिन इन्होंने ये पहले ऐसे थे और भी थे लेकिन इनको हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि ज़्यादा फेमस है। तो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये अटेंड करते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना तो यहाँ पे ये एक डिमांड करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए डिप्रेस क्लासेस के लिए, ताकि उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको सेव किया जा सके, उनके पॉलिटिकल राइट को सेव किया जा सके। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिमांड करते हैं, किसके लिए डिमांड करते हैं भाई, तो डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, तुम लोग की भी है, ये भी एग्जाम में आया हुआ। किस वे में आया मैं बता रही हूँ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बोला गया सुभाष चंद्र बोस का है। अब बोला गया था इसमें से कौन सा नेगेटिव है, नहीं कौन सा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तुम हटा दो। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अम्बेडकर का है जो कि 1936 का है और क्वेश्चंस में दिया था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया हुआ था सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस लिखा हुआ था। जबकि हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भीमराव अम्बेडकर, तो इस वजह से वो ऑप्शन गलत हुआ था लास्ट वाला, बाकी आंसर सही हुआ था। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर तुमको पता है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसका है
अंबेडकर का है। कब आया था? 1936 में। सारा ही ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर है। टू एडवोकेट देयर राइट्स ऑफ द वर्कर, वर्कर के राइट को एडवोकेट करने के लिए। वर्कर मतलब पीजन, वर्कर, डिप्रेस क्लास जो है ना, उनका जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हीं के लिए आया था। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पढ़ेंगे आज। मुझे पहले ये बता दो कि मोकनायक कब का है? मोकनायक कब का है? मोकनायक के बाद हाँ बिल्कुल 1920। उसके बाद बहिष्कृत हथकरानी सभा कब की है? क्या था एक और नाम देखो, मैं मेंशन करिए। हाँ 1927। वो ये तो 24 था ना, सभा 24 है, और जो न्यूज़पेपर है वो तुम्हारा 1927। उसके बाद एक और था जो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इससे मैं भूल जा रही हूँ सारा। समाज समता संघ 1927। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, यहीं पे सेपरेट इलेक्ट का डिमांड किया गया था। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का डेट बताओ। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का 1936। हाँ ठीक है 1936। वेरी गुड, हो गया। बाकी इसमें से कोई पूछना ही, मैं पार कर रही हूँ इसको, ठीक है। रजनी कोठारी एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इनको अवार्ड मिला था राइट लाइवलीवुड अवार्ड मिला था 1985 में, इनको ऑनर देने के लिए। ये याद नहीं करना, कि एक बार ऐसे पढ़ा दी हूँ बस। रजनी कोठारी का जो बुक है वो एग्जाम में जो आता है, जैसे पॉलिटिक्स इन इंडिया, PYQ है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, प्रीवियस क्वेश्चन है। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, प्रीवियस क्वेश्चन है। रीथिंकिंग डेवलपमेंट नहीं है मेरे ख्याल से, पॉलिटिक्स एंड द पीपल होगा मेरे ख्याल से। और मुझे याद नहीं आ रहा। रीथिंकिंग डेवलपमेंट, उसके बाद पॉलिटिक्स एंड द पीपल, कम्युनिज्म इंडियन पॉलिटिक्स 1998, हु वी आर द गिल्टी 1984 में। ये जो हु वी आर गिल्टी बुक है ना, ये तुम्हारा रजनी कोठारी और एक और थिंकर थे, गोविंद मुखते, इन दोनों ने मिलकर, ये रजनी कोठारी और गोविंदा मुखते जो है, इन दोनों ने मिलकर लिखा था कि जो इंदिरा गांधी का असैसिनेटेड हुआ था, और इंदिरा गांधी के असैसिनेटेड के बाद जो राइट्स हुए थे, तो उस राइट्स का जिम्मेदार कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था। एड्रेस द एंटी सिख राइट्स ऑफ 1984। 1984 में जो सिख का साथ जो राइट्स हुए थे, उसका मेन रिस्पॉन्सिबल क्या था, उसके बारे में ऐसे लिखा गया था, ठीक है। रजनी कोठारी का बुक याद करो, कम से कम यहाँ पे तुम लोग 3 बुक याद करो। पॉलिटिक्स इन इंडिया किसका है? रजनी कोठारी। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, रजनी कोठारी। हु वी आर द गिल्टी, आराम से याद हो जाएगा। 2 थिंकर है, गोविंदा मुखते और रजनी कोठारी, ठीक है। इनका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वन बाय करके। इन्होंने प्लोटाइजेशन ऑफ कास्ट दिया, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, या आया हुआ 2 बनाया हुआ कि प्लोटाइजेशन ऑफ कास्ट किसका है? रजनी कोठारी का। कोठारी एम्फेसिस करती है द सिग्निफिकेशन रोल कास्ट प्ले इंडियन पॉलिटिक्स। कोठारी जो है वो एम्फेसिस करते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। According to Kothari, the politicization of caste inspired economic development and political participation in Indian democracy। बोले कास्ट इतना इम्पोर्टेंट, कास्ट ने क्या किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पोलिटाइज किया है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को भी पोलिटाइज कर दिया है। तो इंडिया में कास्ट का जो पोलिटाइजेशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर जगह, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हो। कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी पोलिटाइजेशन ऑफ कास्ट है इंडिया में, ठीक है ना। बोलते हैं ये 3 तरह की कास्ट होती है, एक सेक्युलर फॉर्म में होती है, एक इंट्रोगेशन फॉर्म में होती है, गवर्नेंस फॉर्म में होती है। रजनी कोठारी बोलते हैं सेक्युलर फॉर्म में कास्ट यूज स्ट्रेटेजिकली फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन अलायंस। सेक्युलर फॉर्म का मतलब क्या, जैसे कि अभी कांग्रेस क्या बोलती है, वो भी पोलराइजेशन ऑफ कास्ट करती है इंडिया में। अगर तुम देखोगी तो वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो बोलते मेरा कोई धर्म नहीं है ना। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी धर्म को नहीं मानना है ना, सब मेरे सामने सब बराबर है। मतलब इंडिया, हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया सेकुलरिज्म, मतलब इंडिया कोई धर्म नहीं है। तो तुम भी अगर अपने आप को बोलोगे कि मैं सेकुलर होती हूँ, मतलब तुम अपना अपने कास्ट पे तो फेथ करती हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई रिलीजन मैटर नहीं करता है ना।
तो बोला कि एक टाइप का जो कास्ट होता है ना जो सीकुलर होता है, जैसे कि तुम इंदिरा गांधी सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस को बोल सकती हो, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपने पार्टी में सबको रखता है। अब वो बोलता है कि मेरे लिए कोई कास्ट मैंने नहीं रखता है, तो ये हो गया। ये हालांकि देखो वो तो एक पॉलिटिक्स है ना। तो ये सीकुलर फॉर्म में कास्ट हो गया। बोलता है मेरे लिए सब है, और लोगों को क्या करता है, मोबिलाइज करता है और अलायंस बनाता है। इंटीग्रेशन फॉर्म कास्ट रोल द इंटीग्रेशन डाइवर्स सोशल ग्रुप इनटू द पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटिकल प्रोसेस में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन करने के लिए। बोलेगा भाई हम ना आपके कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम ना आप जो इस कास्ट से बिलोंग करती है मैं भी इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो आप मुझे ही वोट दो। तो ये भी एक कास्ट का रोल इंपॉर्टेंट हो गया। ये एक इंटीग्रेशन बना रहा है, क्यों? क्योंकि आप भी वही कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं भी वही कास्ट से बिलोंग करता, तो मैं आपका भला करूंगा, क्यों? क्योंकि हम आपके कास्ट से हैं। तो इस तरह इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट का जो फॉर्म है इंटीग्रेशन, वो रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अवेयरनेस क्या बोल रहा है कि राइजिंग कॉन्शियसनेस एमंग द कास्ट ग्रुप एवर देयर पॉलिटिकल एंड सोशल राइट लीडिंग टू ग्रेट एंगेजमेंट एंड एक्टिविज्म। ये क्या करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे, हर चीज के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। जैसे सोशल ग्रुप वगैरह लोग होते हैं ना वो, और इस तरह से लोगों से क्या करेंगे कि हमदर्दी टाइप का बटोर लेंगे। मतलब जैसे तुम एक बार देखी होगी कि तुम्हारा सोनू सूद के बारे में, मतलब वो निगेटिव वे में नहीं बता रही, मैं बता रही हूँ उसी टाइप के लोग होते हैं। सोनू सूद ने जो किया आपने जेन्युइन किया कि उन्होंने कोविड में बहुत सारे लोगों को हेल्प किया, लेकिन उसी टाइप के कोई लोग होते हैं तो क्या करते हैं, लोगों को एक हेल्प करेंगे, लोगों को हर तरह का चीज बताएंगे, मतलब एक लगेगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ, लेकिन फिर बाद में क्या करेंगे, जाके पॉलिटिक्स में जाके इंटर कर लेंगे। तो बोला ये भी एक तरह का तुम्हारा क्या कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। अवेयरनेस, लोगों को जानकारी देकर, हर चीज के बारे में नॉलेज देकर, और लोगों का अच्छा अपना चाहता बनकर और पॉलिटिक्स में इंटर कर जाता है। क्योंकि पॉलिटिक्स में टिकट किसको मिलता है, वही को जिसको बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। इसे तुम देखी होगी मोस्टली, जैसे अभी वो नरेंद्र मोदी का गाना आया, कौन कौन सुना नरेंद्र मोदी का गाना, मुझे बताओ तो। कोई सुना नरेंद्र मोदी का गाना? अरे उनका एक सॉन्ग आया, ठीक है मोदी मोदी, लाइक से ज्यादा डिसलाइक है मेरे भाई। बहुत ऑब्सेस पर्सन है। तो उन्होंने गाना लाया, तो उस गाना में है तुम्हारा राजकुमार रॉय है, अ, अरुण धवल है, और अरशद वारसले है, और अभी जिसको जो तुम्हारा 12 पास वाला हीरो है, उसका नाम बहुत हार्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो है। और भी कोई कोई हीरो लोग मोदी का गाना बनाया है। मोदी है तो सब कुछ है, गाना का नाम है, ठीक है, देखना सुनना सुनना। तो उन्होंने क्यों दिया वो गाना उनको बनाने के लिए, बोलो तो क्यों? क्योंकि लोग उनको मतलब लोग उनको पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। पता है पब्लिक इन लोगों को पसंद कर रही है, तो पब्लिक अगर देखेगा कि हाँ ये मोदी का गाना लगा था, चलो हम लोग मोदी को ही वोट दे, देखो लिंक करके। तो इस तरह से इंडिया में ना कास्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्होंने वो चला। अच्छा, ये जो एक और हुआ ना, जो बिहार में बीजेपी को सीट मिल रहा है, अरे वो लड़की का नाम याद नहीं आ रहा, मैथिली ठाकुर, वही नाम है ना? एक छोटी सी लड़की है नहीं हमको नहीं जो पता। सिंगर है। ओ नहीं, मुझे ये नहीं पता सुषमा, मिला है छोटी लड़की को। अरे ये लोग पता नहीं वो क्या क्या हाँ करेगा। छोटी है, ज्यादा एज नहीं होगा, 24-25 साल हो रहा होगा। जो ये तो वो गाना गाती है, ओह। उसको जो दे दिया, हाँ जो बिहार से है वो, बट दिल्ली रहती है अभी, हाँ हाँ। तो उसको क्यों दे दिया बिना मतलब? वो अरे कुछ जानती वानती है नहीं? ये लोग पढ़ा लिखा नहीं ना है, तो इंडिया को पूरा सोच रहे हैं कि एकदम बर्बाद कर दे। और बिहार को भी देखो एक चीज एक बार तुम्हारा अभी का नहीं, बहुत पहले का बात है, उस टाइम अरविंद केजरीवाल जीता था। तुम्हारा दिल्ली का ये चल रहा था इलेक्शन, अभी नहीं, उस टाइम अरविंद केजरीवाल जीता था, तब का बात बोल रही हूँ। तो तुम लोग इसको ये गाना सुनती हो, सपना चौधरी को जानती हो, सपना चौधरी को? तो उसका एक गाना आया था, हाँ वो बिग बॉस में भी आई थी, उसको लेके चला आया वोट लेने के लिए। वो तुम्हारा जो भोजपुरी हीरो था वो, कि हमको वोट चाहिए, तो उसको लेके चला आया तुम्हारा इसमें इलेक्शन का ये में कैंपिंग में। अब पब्लिक पूरा मतलब भड़क गई कि मतलब मनोज तिवारी लाए थे। हाँ मनोज तिवारी आए थे, बिल्कुल लक्ष्मी सही बोल रही मुझे तो यार। और वो सपना चौधरी जो थी वो, देखो मैं ये नहीं बोली क्योंकि डांसर लोग हैं तो सबका अलग अलग प्रोफेशन होता है ना, तो आप मिक्स क्यों कर रहे हैं? पॉलिटिक्स इंडिया को वही चला सकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो पढ़े लिखे लोग को ही चलाने दो। हाँ, इन हाँ लोग खुद का तो कैंडिडेट है, जिसको मर्जी उसको वोट करके दे दे रहा है। एक हाँ फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग को देना वो ठीक है, हाँ जिसको जैसे आप बोल रहे हैं सपना चौधरी, हाँ फिर जो मैथिली ठाकुर नाम था, हाँ मैथिली ठाकुर हाँ। ऐसे ही कुछ नाम है, उस लड़की को जो दे रहा है बिना मतलब का, क्यों दे तो रहा बोलो कुछ तो? भी सोशल है। मीडिया पे उसको बहुत ज्यादा फॉलोअर होगा, इस वजह से दे रहा, सच पूछो तो बात ये है। फॉलोअर है। हाँ तो इस वजह से दे रहा, क्योंकि सपना चौधरी का भी क्या था कि वो बिग बॉस में आई थी,
थोड़ा उड़ गया। अरे वो गाना बहुत कोई सुनता है, रुको ना मैं बता रही हूँ कैसे करके, बहुत अच्छा सा गाना लेकिन बहुत वो सब गाना सुने हैं। हाँ कैसे तो है, जोड़ी का ना पल वो पल तो करके कैसे करके वो गाना मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो उसको ना मैं आ ला गया पब्लिक, पता सब सब उठ के भागे और उसको बहुत अटपट भी बोल रही थी। तो कहने का मतलब क्या मिक्स है, जो 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 काम कर रहा, जैसे सपना चौधरी का जो काम, वो डांस बार है, डांसर है तो करने दो डांस, डांस करती है तो डांस करने दो। और पॉलिटिक्स का काम है पूरा कंट्री को चलाना, कंट्री कौन चलाएगा भाई, या कोई स्टेट को ही चलाना है, जैसे दिल्ली को ही चलाना है तो कौन चलाएगा, एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल लोग ही अच्छा से चला पाएगा। जाहिल लोग को तो मत दो, तो इंडिया को पूरा बर्बाद करके रख देगा। हाँ, तो आप ला के इन लोग को ऐसा ऐसा दे रहे, जैसे अभी तुम बता रही बिहार में, तो देखो इन लोग क्या कर रहा है, पहले देख रहा कि कौन किसको ज्यादा फॉलो कर रहा है, उसको दे रहा है, फॉलोअर्स को दे रहा है। सॉन्ग भी जो लाया है ना, तो उसमें लाइक से ज्यादा डिसलाइक है। और तुम कमेंट पढ़ना, तुम यूट्यूब पे जाके देखना, कमेंट में लिखा हुआ है कि ये इंसान कितना ऑब्सेस है अपने लिए। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर इतना अपने आप से ज्यादा ऑब्सेस नहीं हो सकता है कि वो अपना ही सॉन्ग बना दे। और बहुत गाना बहुत फनी भी है, मोदी है तो नौकरी है, मोदी है तो चौकरी है, मोदी है तो सब कुछ है, ऐसे एक मैं गाना। नौकरी है, कितना गुस्सा लगता है ना इन लोग के ऊपर। इन कुछ कर भी हम लोग नहीं सकते, सभी को, सभी युवा लोग को गुस्सा है। कर सकते हैं सुषमा, अभी सुन रहे हैं हम लोग कर पीएम सकते को हैं, मतलब हम लोग लीड नौटंक, करने के लिए कुछ हम आएगा। लोग नोटा को दबाएंगे ना तो हम लोग कर सकते हैं मान ले। तुम देखी होगी, अगर सबसे ज्यादा नोटा वोट कहाँ से आया था तुमको पता है, केरला से आया था, क्योंकि केरला में ज्यादातर पढ़े लिखे लिटरेसी लोग, तो वो लोग ज्यादातर नोटा टिपे थे। तो हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे ज्यादा नोटा टिपेंगे। मैं तो सोची इस बार ममता बनर्जी को नहीं देंगे, वो बहुत कास्ट हाँ, धर्म के नाम पे वोट ले ली चलो। हालांकि मेरे घर के सारे लोग घर के पूरा मोहल्ला ही सपोर्ट करता है उसको कि ममता बनर्जी ही रहे तो अच्छा है, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा बदमाश, एक तो वैकेंसी भी तो ये हम लोग भी सपोर्ट करते थे, लेकिन उसका जो अभी जो पॉलिसी वो अपनाई है वो बहुत बेकार है। हम्म एज अ वुमेन तो एकदम ही बेकार। एज ए वीमेन भी बेकार है और एज ए पोलिटिशियन भी बेकार है, बिकॉज कि वो पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में कोई जॉब कोई वैकेंसी नहीं। तुम सोचो ना, कितना दिन हो गया टीचर का वैकेंसी नहीं, कितना दिन हो गया, तुम यकीन नहीं करोगी, मेरे बाबू पैदा हुआ था शयान, तुम लोग देखी होगी अगर वीडियो में, कितना बड़ा है। जब जब पैदा हुआ था तब मेरी भाभी एग्जाम दी थी, और अभी उनका 2022 में उनका पोस्टिंग हुआ, मतलब टीचर वो बनी। सोच लो कब का कब बनी। आए चलो, सोचिए इंसान एक क्या अपना, हाल है। क्या हाल है बताओ। और अभी भी जो तो निकाला है। एक नॉर्मल से टीचर बनने के लिए भी यहाँ सबको संघर्ष करना पड़ रहा है, और अदर स्टेट में एटलीस्ट टीचर का तो रिक्रूटमेंट होता ही है। हाँ हो रहा हाँ। नहीं, झारखंड और बिहार बिल्कुल बेकार हो गई, झारखंड, एकदम झारखंड जैसा, जैसा वेस्ट बंगाल वैसा ही झारखंड। बिल्कुल झारखंड में भी वैकेंसी नहीं निकाल रही। और बिहार क्यों निकाली है, बिहार भी नहीं निकालती, बिहार में जो मतलब बहुत विलेज एरिया हम है लोग ना। तो फॉर्म फिलअप कर दिए, झारखंड वाला कोई एग्जाम का तो कोई पता नहीं है। कल मेरी फ्रेंड मिताली मुझे मैसेज की कि सुनना, यूपी का फॉर्म भरी है, तो हम बोले कि नहीं हम नहीं भरे, क्योंकि मेरे घर से अलाउ मिला नहीं, क्योंकि हम मुझे कोई ले जाने वाला है नहीं, और यूपी में मेरे को जान पहचान तो नहीं जाएंगे। तो बोली जेट पर भरी है थे, हम जेट क्यों भरे जब मेरा नेट क्वालिफाई है तो, और कौन मन वहाँ पे ना वैकेंसी निकलने वाले, बोले हाँ ये बात तो है। तो वही बोल रही थी वो, देखो देखो उतना उतना दूर में अच्छा, निकल रहा। हम्म। हाँ, दीदी बोल रहे थे कि यहाँ पे जामिया मिलिया का पीएचडी का फॉर्म आया हुआ है ना। हाँ हाँ, नहीं जाने देंगे उतना दूर मेरे घर से। एक होता है ना सुषमा, सब लोग एक अप्लाई कर। हाँ एक होता ना तुम लोग जैसे साथ में जाती वाती, तो मैं घर से, क्लियर रहता ना तो हम सोचते थे, अगर भरोगी तो तो भर हम दो, लोग पीएचडी के लिए क्लियर है, हम लोग तो कर ही सकते हैं ना। तो करो अप्लाई, मैं भी हमको कर हमको लूंगी। ऐसा लगता है ना कि अगर हम पीएचडी में इंटर कर गए तो हाँ, फिर नेट निकालना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम फोकस एक ही चीज पे कर पाते हैं ये बात हमेशा आपसे से। सही बोल रही हूँ, मैं भी एक ही चीज पे फोकस करती हूँ। फिर ना ध्यान भटक जाता है, अच्छा मतलब निकला समझ में नहीं है, आता ये करूँ बोला तो तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। मैं चुपके से भर दे रही हम हूँ घर में, सुने थे, मैं भर हम दे सुने थे रही कि निकला, मेरी सिस्टर बता रही थी कि निकला हुआ है। पीएचडी करने में कितना खर्च आता है? हूँ। पैसा दे देता तुमको रिटर्न, पैसा तो एडमिशन में बहुत लगता है, मैं तो इसीलिए मैं अपना पैसा उठा के सब रख दी हूँ कि मेरे को जब जरूरत बहुत पड़ेगा। पैसा लग जाता है पीएचडी में, नहीं यही लेकिन तो। दे देता, रिटर्न दे देता है तुम्हारा।
हाँ रिटर्न दे देता है। नहीं जैसे तो स्कॉलरशिप नहीं देगा तुमको, पीएचडी के लिए कहाँ से देगा? तो पीएचडी करने में पैसा आता है ना। तो जैसे तुम अपना पीएचडी कर रही हो, ठीक है, तो मान लो 20,000 रुपया लगेगा। पहले तो स्टार्टिंग 40 से लगता है, 40,000 20,000 ऐसे करके लगा। और उसके बाद क्या होगा कि तुमको रिटर्न भी कर देता है, सुनते हैं। हमको पक क्लियर नहीं पता, लेकिन हम सुनते हैं कि निकल जाता। अरे मेरे तो वही बात है ना, सबका आरती। मैं भी जनरल हूँ, अब मैं तुम लोगों की कैटेगरी में, अब मत बोलो मुझे ओबीसी। मैं भी अब जनरल ही हूँ। और वैसे भी खाली वेस्ट बंगाल में वैलिड था, तुमको कोई स्टेट में नहीं देगा ओबीसी, सिर्फ बस वेस्ट बंगाल में था। छोड़ो सबर कर लिया, और क्या करें। मेहनत ही करेंगे। मतलब तुम्हारा क्या कर रही है, सीट निकाल दी ना, आधा सीट बेच दे रही है। तुम्हारा सीएससी निकला था, तो मेरा फ्रेंड मतलब सीनियर है, तो उनका तो एमफिल है, पीएचडी परसुइंग, गेस्ट लेक्चरर है, और एक वो लड़की सिर्फ सेट क्वालिफाई, अब प्रोफेसर बन गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वही भी वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम बताओ, हम तो इतने भी बुरे नहीं होंगे कि उससे कम होंगे। उन्हीं उन्हीं अभी सेट क्वालिफाई की है लड़की है, और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। अगले बार का बता दो, अभी तो सीएससी का फॉर्म नहीं निकला है। जैसे वो लड़की का सिर्फ सीएससी, वो लड़की का सिर्फ सेट क्वालिफाई था, वेस्ट बंगाल सेट, ठीक है। और वो जो मेरे सीनियर हैं, उनका भी वेस्ट बंगाल सिर्फ सेट ही क्वालिफाई था, ठीक है ना, लेकिन उनका एमफिल कंप्लीट है, सोच लो। उसके बाद पीएचडी परसुइंग, ठीक है। और पीएचडी परस्यूइंग अभी सुनो कौन सा यूनिवर्सिटी है, छोटा मोटा यूनिवर्सिटी से नहीं, जादवपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी परस्यूइंग। और उसके बाद बहुत सारा आर्टिकल वगैरह पब्लिश, और उसके बाद तुम्हारा ऐसा कोई बात नहीं रहता है, वो एगो आदमी बड़ा बोल के नाम लेते हैं ना, वैल्यू सेम मिलता है, ठीक है। पीएचडी हो गया, और उसके बाद गेस्ट लेक्चरर, ठीक है, यानी फैक्ट प्रोफेसर। और उसके बाद उसका नहीं हुआ, लड़की का हो गया, तो वही पे वो बोले कि या तो वो लड़की देख के दिया होगा, कुछ तो बात होगा कि मुझे नहीं लिया था, या हो सके इसका इंटरव्यू गया खराब। अब क्या बात है नहीं पता, लेकिन बोले ये तो हमको, तो हम सुन के शॉक्ड हो गया कि ये लड़की का कैसे हो गया, क्योंकि वो सिर्फ सेट क्वालिफाई की थी, और उसी साल तो क्वालिफाई की थी, बोली मतलब उसके प्रीवियस ईयर क्वालिफाई की थी। मैं भी देखती हूँ देख रहे हैं, जामिया का अगर निकला हो तो भर देंगे। चलो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। हाँ तो वही बोले, पोलटाइजेशन ऑफ कास्ट, मतलब इंडिया में पोलटाइजेशन ऑफ कास्ट है। अभी जो नरेंद्र मोदी कर रहा है, तो वो पोलटाइजेशन ऑफ कास्ट नहीं बोल सकते, वो डिजिटलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहा है। बोलो कैसे? जो सोशल मीडिया पे फेमस है उसको लाओ हम लोगों के अंदर, और उससे क्या होगा, जैसे तुम देखी होगी कि अभी वही मैं सॉन्ग वाला बात बोल रही हूँ, तो तुम वहां पे देखी होगी, मैं अपने भाई को बोली कि जितना भी गाना में लोग हैं ना, तुम देख, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तुम्हारा नेशनल अवार्ड वाला लोग है। राजकुमार रॉय को नेशनल अवार्ड मिला है पास्ट में, ठीक है। जो तुम्हारा 12 पास हीरो है मूवी में के अंदर, उसको अभी मिला प्रेजेंट में, इस साल मिला है नेशनल अवार्ड, है ना। और दो जो अरुण धवल बचा, अरशद वारसी, हमें देखना इन लोग को फ्यूचर में मिलेगा, तुम देख लेना। अगर बीजेपी गवर्नमेंट रही तो जरूर इन लोगों को मिलेगी, देख लेना था। तो वो क्यों कर रहा है उसे, वो लोग देख लेता है पहले सोशल मीडिया में किसका ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, कैसे सब मोदी को ही सपोर्ट करेगा। तो उसी तरह पहले उस टाइम का बात बोला जा रहा है कि प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट था। लोग कैसे अपनी तरफ लोगों को खींच रहे थे, एक सेक्युलर बोल के कि मैं बहुत सेक्युलर हूँ, है ना, जैसे जो कांग्रेस करती है, फिर इंट्रोगेशन करके, फिर अवेयरनेस करके, तो ये तरीका था तुम्हारा। फिर बोल रहा है कि कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, ये याद करो, एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं कोई प्रीवियस से नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, रजनी कोठारी बोल रहे हैं, इंडिया में जो कास्ट है ना, वो प्रेशर ग्रुप की जैसा काम करती है। प्रेशर ग्रुप कौन होता है बोलो तो? प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या है, व्हाट इज अ प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप जो ट्रेड यूनियंस होता है, जो कल आप पढ़ा रहे थे, वो सब हाँ प्रेशर ग्रुप्स है। हाँ, और कोई बोलना चाहेगा तो बोलो। एनजीओ भी होगा। हाँ और बोलो, सही बोली। जो गवर्नमेंट, हाँ, जो गवर्नमेंट को बिल्कुल, प्रेशराइज करता है, हाँ मैं कोई समझा रही हूँ, देखो, पॉलिसीज को हाँ हाँ प्रमोट हाँ कराने। हाँ, बिल्कुल। देखो क्या कर रही है, मान लो ये गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट को प्रेशर डाल रही है कि आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको ये पॉलिसी लाना पड़ेगा, है ना। ये एक ऑर्गेनाइज अब ग्रुप होता है जो क्या करता है, लोगों के इंटरेस्ट में, लोगों के बिहाफ में, है ना, लोगों के इंटरेस्ट, लोगों के बिहाफ में गवर्नमेंट पे लाकर प्रेशर डालता है कि आपको ये पॉलिसी लानी होगी, आपको लोगों की भलाई करनी होगी, आपको ये करनी होगी, आपको वो करनी होगी, है ना। इस तरह से प्रेशर डालता है, उसी को प्रेशर ग्रुप। तो बोला कि जो प्रेशर ग्रुप है ना, वो इंडिया में कास्ट है। कास्ट जो है ना, वो गवर्नमेंट को प्रेशर डालती है, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। इंडिया में रजनी कोठारी बोल रहे हैं, इंडिया में कास्ट जो है ना, वो प्रेशर ग्रुप है। ठीक है। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है जनरली क्या क्या, कॉमन जो आम पब्लिक है, जो जो जनरल पब्लिक है, उनके उनके इंटरेस्ट को, उनके बिहाफ में, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना कि आप ये, कि आप, है ना, कैंपिंग करना, प्रोटेस्ट करना कि आपको ये पॉलिसी लानी होगी, है ना, आपको ये काम करना होगा, वर्कर के राइट के लिए लड़ाई, टैक्स के लिए लड़ाई, ये सब करता है। लेकिन बोला इंडिया में अलग है, इंडिया में कास्ट जो है ना, वो प्रेशर ग्रुप के जैसा काम करती है, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। रजनी कोठारी बोल रहे हैं इंडिया में कास्ट जो है वो प्रेशर ग्रुप के जैसा है। कौन बोल रहा भाई, रजनी कोठारी। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ, तुम लोग देख लेना अगर, ठीक है। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। फिर ये वाला मैं पढ़ाई हूँ। अंजलि अब तुम नागा नहीं करोगी क्योंकि अब तुम लोगों का फेस्टिवल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम लोग को रेगुलर क्लास करना है, हाँ बिल्कुल, ये तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब सीरियस क्लास चलेगा। अब मैं भी छुट्टी नहीं दूंगी अपनी तरफ से, तुम लोगों को भी है। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, कांग्रेस सिस्टम। अब आ जाओ, ये बोलते रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम, किस चीज को, कांग्रेस सिस्टम को क्वाइन किसने किया था, आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आओ मैं बता रही इसका मतलब क्या। ये बोलते हैं कि 1947 से लेके 1967 तक का जो पीरियड है ना, ये इंडिया में कांग्रेस सिस्टम है। कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या, कि कांग्रेस का ही डोमिनेशन था, कोई दूसरा पार्टी आई ही नहीं थी। मल्टीपल पार्टी थी लेकिन डोमिनेशन, हाँ, सिंगल नहीं, वन पार्टी डोमिनेंस नहीं, हाँ, वन पार्टी डोमिनेंस बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। सिंगल पार्टी नहीं बोल सकते, वन पार्टी डोमिनेशन लगाना पड़ेगा। मतलब एक होता है ना, क्लास में 50 स्टूडेंट है लेकिन एक का डोमिनेशन चलता है, उसी तरह इंडिया में मल्टीपल पार्टी है लेकिन डोमिनेशन किसका चल रहा था, कांग्रेस का। लेकिन ये पीरियड कब से कब तक था, रजनी कोठारी बोलते हैं 1947 से लेकर 1967 तक ही पीरियड था, ठीक है। इस टाइम तक ही कांग्रेस जो है डोमिनेशन रही इंडिया में, इंडियन पॉलिटिक्स में। नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, एग्जाम में PY की क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम जो है, रजनी कोठारी बोलते हैं इज एडवोकेट पार्टी लेस डेमोक्रेसी। ये बोलते हैं भाई इंडिया में पार्टी, जो कि जेपी नारायण भी इस बात का एडवोकेट करते हैं। अब बाद में रजनी कोठारी भी यही बात को लेकर एडवोकेट करते हैं कि इंडिया में नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में किसी तरह का पार्टी नहीं होना चाहिए, पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मतलब कोठारी जो ये बिलीव करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रीब्यूट द कम्युनलिज्म्स एंड राइट्स इन इंडिया, क्योंकि तुम एक चीज देखो, ये कौन सा पीरियड से बिलोंग करते हैं, टाइम देखो यहाँ पे 1984, 1973, 1970, 1973, है ना। इंदिरा गांधी के पीरियड में राइट्स हो रहे थे, राजीव गांधी के पीरियड में राइट्स हुआ था, तो ये सब पीरियड से बिलोंग करे, तो ये इसी पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में ना पार्टी नहीं होना चाहिए, नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो इंडिया में ना कम्युनलिज्म करवाती है, राइट्स करवाती है, धर्म धर्म ध- एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाती है। क्यों, सिर्फ जीतने के लिए, ठीक है। सिर्फ जीतने के लिए क्या करती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाती है और राइट्स करवाती है, ठीक है। कोठारी बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया, रजनी कोठारी। फिर रजनी कोठारी फिर बोले कि इंडियन सोसाइटी जो है ना, वो एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी है। मैं बोला कि इंडियन सोसाइटी बिल्कुल पॉलिटिकल सोसाइटी है। PY की क्वेश्चन, तुम लोग को मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगी, तुम लोग देखना। रजनी कोठारी कंसिडर कर रही है कि इंडिया का जो सोसाइटी है ना, इंडिया जो सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल पॉलिटिकल सोसाइटी के जैसा है। इंडिया जो सोसाइटी है ना, वो बिल्कुल पॉलिटिकल सोसाइटी है, ठीक है, समझ लो। मतलब ये अलग चीज है, देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जैसे यहाँ पे क्या बोले कि पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन पार्टी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोले कि इंडिया में जो सोशल मूवमेंट होता है ना, उसका ये तारीफ कर रहे हैं। इंडिया में जो सोशल मूवमेंट होती है ना, वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन होती है। मतलब इंडिया में जितने भी सोशल सिस्टम होते हैं ना, वो लोगों में, मतलब वो लोगों के भलाई के लिए होता है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्मेशन करने के लिए होता है।
यहाँ पे ये सोशल मूवमेंट का तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया में जो सोशल सिस्टम होता है ना, वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, जो कि वो यहाँ पे बोले हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में नॉन पार्टी होना चाहिए। और फिर ये सोशल मूवमेंट को तारीफ करके बोले कि इंडिया में जो सोशल सिस्टम होता है ना, उसका पर्पस ये नहीं होता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी बनवाऊं, बल्कि उसका पर्पस होता है लोगों का भलाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम लोग 2011 में कौन सा मूवमेंट हुआ था मुझे बताओ तो, जल्दी से बताओ। एंटी करप्शन मूवमेंट वाला होता, अन्ना हजारी वाला, अन्ना हजारी वाला हुआ था। अन्ना हजारी तो प्रोटेस्ट की किसके, करप्शन के लिए। करप्शन को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने बोला कि लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए। अब देखो ये मेरी एक बात सुनो, यहाँ पे रजनी कोठारी क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सोशल मूवमेंट होते हैं वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, मतलब सोशल सिस्टम का कोई अपना नेचुरल क्या होता है, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता है कि मैं ऐसे करूंगा तो लोगों का अटेंशन मुझे मिलेगा और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। वो इसलिए पार्टी, रजनी कोठारी रिकॉग्नाइज करते हैं सिग्निफिकेशन रोल द सोशल मूवमेंट प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। सोशल मूवमेंट इंडियन पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका इनका व्यू है कि मूवमेंट जो है वो बिल्कुल, सोशल मूवमेंट जो है वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, क्योंकि दे ऑपरेट आउटसाइड फॉर्मल स्ट्रक्चर द पॉलिटिकल पार्टी। ये अपना काम, इनमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर नहीं होती है। सोशल मूवमेंट में इनका पर्पस ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ इसलिए करूं ताकि लोगों के नजर में आऊं, नहीं, बल्कि लोगों के भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। ठीक है ना। दिस मूवमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एक्टिव रोल शेपिंग पब्लिक ओपिनियन को। ये लोग पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको लोग शेप करते हैं, जैसे करप्शन वाला बात में, है ना, अन्ना हजारी वाला मूवमेंट में लोगों का ही फायदे के लिए वो लड़ रहे थे। इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन एंड एडवोकेटिंग द मार्जिनलाइज एंड अंडर रिप्रेजेंट ग्रुप। जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप है या मार्जिनलाइज ग्रुप है, उनके राइट्स के लिए वो लोग लड़ते हैं। इंडिया में जो सोशल मूवमेंट होता है ना, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि लोगों के भलाई के लिए, पब्लिक ओपिनियन को सेव करने के लिए, मार्जिनलाइज ग्रुप को, है ना, रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन तुम एक चीज मिस कर रही हो, तुम लोगों को मैं बता रही हूँ, रजनी कोठारी का एक बात थोड़ा सा यहाँ पे मिस। वो तो बोले ठीक है, बात तो सही बोले, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे हट रहा। रजनी, अन्ना हजारी तो बिल्कुल सही मोमेंट लाए थे, है ना, अन्ना हजारी करप्शन के लिए लाए थे। लेकिन अन्ना हजारी का एक मेंबर है जो कि अभी चीफ मिनिस्टर बना, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, बताओ तो कौन? अर्जुन केजरीवाल। अर्जुन केजरीवाल जो है ना, केजरीवाल, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, उसमें किरण बेदी भी थी आईपीएस ऑफिसर। ये लोग दोनों पॉलिटिक्स में एंटर की। किरण बेदी बीजेपी में गई और अर्जुन केजरीवाल जो है खुद का पार्टी बनाया। तो देखो ये लोग कितना चालाक है। 2012 में इन्होंने क्या किया, आम आदमी पार्टी बनाया। अन्ना हजारे जब करप्शन के लिए लड़ रहे थे, वहां पे बहुत सारे लोगों का मौत भी हो गया था भूख की वजह से। ठीक है, इसका किसकी गवर्नमेंट थी तुम्हारा, इसकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस मान जाती कि ठीक है मैं लोकपाल लोकायुक्त को बिल लाता हूँ। ठीक है ना। अब ये लोगों के नजर में आ गया कि क्यों, अन्ना हजारी मेन लीडर थे, लोगों के नजर में आ गया। अब उनको पता था कि पब्लिक में वो सपोर्ट करेगी, लेकिन अन्ना हजारी देखो बिल्कुल सही मूवमेंट किए। ये कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन के लिए नहीं किए, क्योंकि ये करते तो ये भी पॉलिटिक्स में इंटर करते। इनका पर्पस था अन्ना हजारी का कि सिर्फ मुझे करप्शन को रिड्यूस करना है, और उसके लिए मुझे लोकपाल लोकायुक्त को इंडिया में लाना है लोगों की भलाई के लिए, और इन्होंने किया। लेकिन उनके अंदर जो मेंबर थे जैसे केजरीवाल, किरण बेदी, ये लोग ना, ये लोगों को अब लगा कि अब तो पब्लिक का मेरे को अटेंशन मिल गया है। तब ये लोग निकली, इसमें से अन्ना हजारी का टीम से निकली। एक खुद का अपना ग्रुप बनाया, आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली का सीएम भी बना, है ना, 2 बार। और एक तुम्हारा किरण बेदी जो कि बीजेपी में जाके मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से देखो। ठीक है, रजनी कोठारी सही बोली, अन्ना हजारी ने बात को सही किया कि मैंने लोगों के भलाई के लिए किया, लेकिन 2 पार्टी निकल के बना इधर उधर जाके, है ना। तो ये तो बात सही बोले कि सोशल मूवमेंट होता है इंडिया में, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन होता है, इनका कोई अपना खुद का पर्पज नहीं होता कि मुझे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज, जैसे कि केजरीवाल ने जो किया, है ना। केजरीवाल ने क्या किया, जो सोशल मूवमेंट का पर्पस क्या है कि नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, है ना, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं कि मैं करूंगा तो लोगों के नजर में आ जाऊंगे, इसके लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए करना है। तो अन्ना हजारे ने ठीक किया, उन्होंने कोई पॉलिटिक्स में एंटर नहीं किया। लेकिन केजरीवाल और किरण बेदी जो है, ये लोग दोनों एक बीजेपी में गए या खुद का पार्टी बनाई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा माइंड में रख लेना का। बाकी याद रखना, सोशल मूवमेंट इंडिया में क्या है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। ठीक है, फिर इन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब ये वाला भी एक बार सुनो, पॉलिटिक्स इन इंडिया, इन्होंने अब एक बुक लिखा था 1970 में। ठीक है, उस बुक में रजनी कोठारी बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा है। इस बुक में ये लिखते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया में एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जर्नेस लाइक मॉडल। ठीक है,
ये डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है ना वो जेनिस लाइक मॉडल है। तो सब बोला क्या, जेनिस लाइक मॉडल का मतलब क्या, पता नहीं मुझसे बने। मान लो इधर किसी का फेस है और इधर भी किसी का फेस। इंडिया में पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी है, जेनिस लाइक मॉडल। जेनिस लाइक मॉडल जो है ना, ये ग्रीक्स का देवी देवता है, ठीक है, जो लोग मानते हैं दो मुंह वाला देवता, ठीक है, मानते हैं लोग उनको। बोले इंडिया में भी पॉलिटिक्स बिल्कुल ऐसी है, दो मुंह जैसा है। एक तरफ तो तुमको पॉलिटिक्स में मॉडर्निटी देखने को मिलेगी, एक साइड में मॉडर्निटी देखने को मिलेगी, रजनी कोठारी बोल रहे हैं, और एक सेम टाइम में ही तुमको ट्रेडिशनलिज्म भी देखने को मिलेगा। तो इंडिया के पॉलिटिक्स का दो फेस है, बिल्कुल जेनिस लाइक मॉडल के जैसा है। एक फेस में तुमको मॉडर्निटी देखने को मिलेगा और दूसरे फेस में तुमको ट्रेडिशनलिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अभी मैं तुमसे पूछूंगी, तुम्हें मुझे बताना। रजनी कोठारी जो है इंडियन पॉलिटिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था इन कोर्स ऑफ टाइम। हाउएवर, इन्होंने मतलब एक चीज अपने टाइम में कुछ ऑब्जर्वेशन किया था कि नेहरू वाज स्टिल अलाइव, नेहरू अभी भी जबकि नेहरू अभी भी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी सीज, कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो गई लेकिन नेहरू अभी भी जिंदा है। टू बी मोमेंट एंड बिकम ए पार्टी एंड गवर्नमेंट, बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी तो सीज हो गया, टू बी सीज मोमेंट, उसका खत्म, मोमेंट खत्म, कांग्रेस पार्टी का मोमेंट खत्म, ठीक है, लेकिन नेहरू अभी भी जिंदा है, क्योंकि बिकम ए पार्टी एंड गवर्नमेंट, क्योंकि उन्हीं की पार्टी उन्हीं की गवर्नमेंट थी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही थी, अपना मूवमेंट ला रही थी, ये कर रही थी, तो बोले वो तो खत्म हो गया, लेकिन अभी भी उसका पार्टी है, ठीक है ना। मैं बता, इस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम ए मास मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए फॉर्म फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी गवर्निंग बॉडी ड्यूरिंग द नेहरू लीडरशिप। कहने का मतलब है कि तुम्हारा देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी थी तो उसका पर्पस कुछ और था, मास मूवमेंट लाती थी, है ना, हर जगह तुम जैसे तुम इंडियन नेशनल कांग्रेस 885 में आई थी, तो 885 से तुम देखी होगी इन्होंने कितना सारा सेशन किया, है ना, दिल्ली सेशन, तो मुंबई सेशन, बनारस सेशन, इस तरह से क्या रहा, कुछ ना कुछ करते रहा। इन्होंने क्या बोला कि नेहरू तो जिंदा है, नेहरू तो जिंदा है अभी तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना वो सीज कर गई, उनका जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया। हाँ, पार्टी बन के है, गवर्नमेंट है, लेकिन कांग्रेस का जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया। जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट कर रही थी मास लोगों के लिए, वो सब खत्म हो गया, ठीक है। ये इनका कोटेशन था। और एक बार मुझे तुम लोग बता दो, उसके बाद मैं एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ही टॉपिक से पढ़ाऊंगी। मुझे बताओ, जेनिस लाइक मॉडल का मतलब क्या है, जेनिस लाइक मॉडल। मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी दोनों है। ठीक है। पोलटाइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब क्या है, बोलो। इंडिया में पॉलिटिक्स में कास्ट ने, हाँ, इंडिया में सुनो, इंडिया में कास्ट जो है पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इंडिया में कास्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, किस चीज में, पॉलिटिक्स में। एक मिनट, कास्ट हैज ए इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। मैं समझाती हूँ, कास्ट जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है, यानी कास्ट ने क्या किया, पॉलिटिक्स को पोलिटाइजेशन कर दिया, ठीक है, पोलिटाइजेशन कर दिया, कास्ट ने इंडिया के पॉलिटिक्स को पोलिटाइजेशन कर दिया, ठीक है। एक नंबर हो गया। अब मुझे दूसरा बताओ, नेक्स्ट मुझे बताओ कि इन्होंने क्या बोला कि, एक मिनट, दोनों में से बताना।
एक मिनट रुक जाओ। ये मैं जो लिखी हूँ ये सही है या गलत है? नॉन पार्टी सही है, वो बोलते हैं नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। दोनों सही आरती, कैसे बोल रही हो? नॉन पार्टी ऑफ, दोनों सही है। इन्होंने बोला इंडिया में पार्टी लेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी नॉन पार्टी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राइट्स करवाते हैं। बोला क्योंकि क्योंकि मतलब इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी को खत्म, पॉलिटिकल सिस्टम से पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, सॉरी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी राइट्स करवाते हैं, कम्युनलिज्म करवाते हैं। एक नंबर। इन्होंने बोला कि इंडिया में जो सोशल मूवमेंट होता है ना, वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल है के जैसा है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस सिस्टम कब से कब तक चला था? 1947 बिल्कुल, कांग्रेस सिस्टम 1947 से 1967 का पीरियड को बोला जाता है। एक बार मैं तुम लोगों को ऊपर से दिखा देती हूँ, खाली एक एक बार मैं पिक्चर दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो पहले बुक का नाम देखो, 3 बुक याद करो। पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 की बुक है, रजनी कोठारी की। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1973, स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी तुम्हारा 1988 की बुक है। उसके बाद आ जाओ, प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट, किसकी है प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट, किसकी है भाई? रजनी कोठारी का। मैं भी पूछूंगी, ठीक है। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, सॉरी मैं नहीं पूछी, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। ठीक है, देख लो भाई, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप अगर पूछे कि कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप किसकी है, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप रजनी कोठारी की। ठीक है, हाँ, कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। या कांग्रेस सिस्टम कब से कब? 1947 से लेकर 1967 तक का। ठीक है, उसके बाद नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। क्यों नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम बोले? बाद में जाके ये बोलते हैं क्यों, क्योंकि राइट्स करवाते हैं, है ना, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो राइट्स करवाते हैं। अच्छा, इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी जो है ना वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी है। सोशल मूवमेंट इंडिया में जो है ना वो नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। इंडिया में जो सोशल मूवमेंट बना वो ठीक बना हुआ, नॉन पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम को भी नॉन पार्टी बनाना, इन्होंने ये बोला। इंडिया का जो सोसाइटी है ना वो बिल्कुल पॉलिटिकल सोसाइटी है। पॉलिटिक्स इन इंडिया में जेनिस लैक मॉडल दिया रजनी कोठारी। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, सुजान रोडोल्फ, है ना, इसको ये लोग हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी है दोनों, इसको हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलेंगे, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट मुझे ऊपर देखने दो। कल मुझे हर हाल में यूनिट 8 कंप्लीट करवाना, तुम लोगों कल तक का कंप्लीट करवाना, क्योंकि मैं सैटरडे ना, फिर उसके बाद हाँ नहीं फ्राइडे है, तो फ्राइडे से मुझे न्यू टॉपिक स्टार्ट करना तुम लोगों को। लॉर्ड एंड सुजान रुडोल्फ, ये लोग हस्बैंड वाइफ है दोनों। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, ये सब हटाती हूँ मैं पढ़ाने के लिए, खाली इतना समझ लो। हाँ, सुजान रुडोल्फ, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को जब स्टडी किया ना, इन्होंने जब इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी किया, मैं एक बार इसको ऊपर करती हूँ। जब इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी किया तो क्या यूज किया, कौन सा अप्रोच यूज किया? इन्होंने जो अप्रोच यूज किया उसका नाम है पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच। ठीक है, याद रखना कि जो लॉर्ड सुजॉन रुडोल्फ हैं, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स का जब स्टडी किया तो इन्होंने पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच को यूज किया इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। ठीक है, इनका बुक एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, ये बुक तो इस बार भी आई थिंक इस बार या अगले बार आया हुआ, जनवरी का ही क्वेश्चन है ये 2025 का ही क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द इंडियन स्टेट, लक्ष्मी को तो याद हो जाना चाहिए। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशंस पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया 1967 की बुक है। देखो जो जो बुक आई ना, मैं इसको दो बहुत ज्यादा एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये दो बुक तुम लोगों को पढ़ना है, बाकी एक बार ऐसे सब पढ़ लेते हैं। ठीक है, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसे समझ, ये लोग तुमको अभी आगे याद हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगी इसमें कॉन्सेप्ट कुछ कुछ। ठीक है, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंडिया इमर्जिंग ऑफ न्यू नेशन 1922 में, गांधी ट्रांजेक्शन रूट ऑफ क्रिज्मा, और इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। देखो इसको इसी से याद करो ना, बस एग्जाम में आएगा, मार देना, रुडोल्फ का बुक है। ठीक है, हाँ ये आ जाओ। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। इस बुक में
ये एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है द मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन। ठीक है। रुडोल्फ जो है अपने बुक में एक्सप्लोर करते हैं इंट्रिकेट रिलेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो सोसाइटी है ना, एक ही वक्त में दोनों चीजें, ये एग्जाम में आया हुआ भी। रजनी नहीं, रजनी को थारी जो बोले हैं वो क्या बोले, हाँ उन्होंने ऐसे बोला इंडियन पॉलिटिक्स का दो साइड है, जेनिस लाइक मॉडल। इन्होंने ये मॉडल दिया, जेनिस लाइक मॉडल। बोला इंडियन पॉलिटिक्स बिल्कुल ये है जेनिस लाइक मॉडल। ये जेनिस लाइक मॉडल का डिफिनेशन है यही कि इंडियन पॉलिटिक्स एक वक्त में मॉडर्निटी भी है और ट्रेडिशनलिज्म भी है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे जेनिस लाइक, व्हाट इज द जेनिस लाइक मॉडल, तुमसे कोई पूछेगा तो तुम रजनी कोठारी का जेनिस लाइक मॉडल का मतलब क्या है। ये इस मॉडल का मतलब बोले कि इंडियन पॉलिटिक्स में अगर तुम देखोगी तो एक वक्त में दोनों चीज तुमको मिलेगा, मॉडर्निटी भी मिलेगा, ट्रेडिशनलिज्म भी मिलेगा एक ही टाइम में। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत उसी से मैच खा रहा हूँ। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया में एक वक्त में इंडियन सोसाइटी के बारे में बोले, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में बोले कि आपको इंडिया में एक टाइम में दो चीज देखने को मिलेगा, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिटी। ठीक है, ट्रेडिशनलिटी। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगी, पहले मैं ये बढ़ा देती हूँ। इन्होंने 3 एरिया पे फोकस किया, रुडोल्फ ने 3 मेन एरिया जिस पे इन्होंने फोकस किया। बोला इंडिया में कास्ट एंड पॉलिटिक्स होता है, दे सो हाउ ट्रेडिशन कास्ट स्ट्रक्चर हैव अडॉप्ट टू मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोसेस। बोले कैसे, ये भी रजनी को था, भी प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट में बात बोले है ना। इन्होंने बोल रहे कि कैसे ट्रेडिशनल और कास्ट का जो स्ट्रक्चर है कैसे अडॉप्ट किया गया है मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोसेस में। बोला कि मॉडर्न पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब उस टाइम जब रुडोल्फ लिख रहे थे तो मॉडर्न सिस्टम इनके अकॉर्डिंग था, तो ये बोले कैसे मॉडर्न सिस्टम में, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे अडॉप्ट किया गया है ट्रेडिशनल कास्ट स्ट्रक्चर को, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स को कैसे अडॉप्ट किया गया है इंडिया में। किस तरह से क्रिज्मेटिक लीडर जो होते हैं दे एनालाइज हाउ गांधी का ट्रेडिशनल रूट कंट्रीब्यूशन टू हिज मॉडर्न पॉलिटिकल करिश्मा। किस तरह गांधी जी की जो क्रिज्मेटिक लीडरशिप है वो लोगों को किस तरह से गांधी के ट्रेडिशनल को यूज कर कर मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में वोट इकट्ठा किया जाता है। यहाँ पे ही बात बोला जा रहा है कि किस तरह से क्रिज्मा लीडरशिप को, किस तरह गांधी के ट्रेडिशनल जो रूट था उस किस तरह ये जो गांधी जी क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, पॉलिटिशियंस बहुत चालाक है, गांधी जी का जो नॉन वायलेंस जो है ना उसको उठाकर, ठीक है, नॉन वायलेंस को उठाकर मॉडर्न पॉलिटिकल करिश्मा में यूज किया गया, गांधी के नाम पर वोट लिया गया, क्योंकि लोगों के अंदर गांधी जी को लेकर एक करिश्मेटिक पर्सनैलिटी बना हुआ। शायद ही तुमको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो गांधी जी के अगेंस्ट बोलता होगा। 10 लोगों में से तो 8 लोग तो गांधी जी के सपोर्ट में रहेगा, 2 नहीं रहेगा। तो गांधी जी एक क्रिज्मेटिक लीडर थे। ठीक है, तो किस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में गांधी जी का जो ट्रेडिशनल रूट था, उनका जो स्ट्रक्चर था, गांधी जी का जो क्रिज्मेटिक लीडरशिप वाला फीचर था, उसको क्या किया गया है, पॉलिटिक्स में यूज किया गया है वोट लेने के लिए। लॉ एंड सोसाइटी लीगल कल्चर, दे डिस्कस किस तरह ट्रेडिशनल लीगल नॉर्म हैव बीन इंटीग्रेटेड मॉडर्न लीगल सिस्टम। बोला जो पहले वाला जो लॉ और सोसाइटी था ना उसी को आज मॉडर्न लीगल सिस्टम में यूज किया गया है तुम्हारा वोट लेने के लिए। इंडियन पॉलिटिक्स पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अरे तुम ये वाला यहाँ पे खाली याद कर लेना, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिटी के कॉन्सेप्ट किसने दिया, रुडोल्फ। कुछ ना याद करो तो एक बुक याद करो और साथ में ये कॉन्सेप्ट। अच्छा बुक भी तो यही है ना, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन है ना, मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, ये किसका बुक है, तो देख लो रुडोल्फ का है, कॉन्सेप्ट भी इसी से जुड़ा हुआ, बस यहाँ से ये दो चीज याद करो, ठीक है। हाँ, और यहाँ से क्या याद करना है भाई, तो यहाँ से तुमको ये वाला याद करना, रटना है। इंडिया इज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टेट। इंडिया एक ही टाइम में, इंडिया एक एट ए सेम टाइम, एक ही वक्त में इंडिया को अगर तुम देखोगे तो वो एक तरह से तो स्ट्रांग लगता है देखने में, लेकिन एक ही टाइम में तुम देखोगे तो इंडिया जो है वो वीक स्टेट भी देखने में मालूम होता है। रुडोल्फ जो है, सुजान रुडोल्फ की जोड़ी, इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम है इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द इंडियन स्टेट, डिस्क्राइब इंडिया एज अ बोथ। इस बुक में ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंडिया जो है एक ही वक्त में स्ट्रांग भी है और बिग भी है।
तो वो कैसे, वो मैं समझाती हूँ। बोला एक तरफ अगर तुम इंडिया को देखोगे तो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग फेस तुमको देखने को मिलेगा। इंडिया को वीक और स्ट्रॉन्ग स्टेट बोल के किसने पुकारा है? तो रुडोल्फ ने, याद रखना। बोले एक तरफ आप देखिए तो आपको मिलेगा इनफोर्स लॉ मिलेगा, आपको प्रोवाइड पब्लिक गुड्स मिलेंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्रिएट लार्ज इंडस्ट्रीज मिलेगी, लेस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मिलेगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मिलेगी, हर साल सक्सेसफुल, हर 5 ईयर के बाद सक्सेसफुल इलेक्शंस भी होता है। जब ये साइड देखेंगे तो मुझे इंडिया क्या देखने में लगता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट। लेकिन इंडिया का एक और वीक साइड भी है। अदर हैंड इंडिया एक तरफ वीक स्टेट भी है, इंडिया में करप्शन है, इनइफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है, failure of the rural development and Congress under the Indira Gandhi unofficial civil war between the caste and class। बोला कि इंदिरा गांधी की पीरियड में अगर आप देखेंगे तो कॉम्युनल वार हुए थे, है ना, कास्ट एंड क्लास को लेकर लड़ाई हुआ है ना। तो ये सब क्या है, ये सब अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा इंडिया एक तरीके से वीक है। तो इंडिया को किसने बोला कि इंडिया एक वक्त में स्ट्रांग स्टेट है और एक ही वक्त में वीक भी है? ठीक है, तो ये रुडोल्फ बोलते हैं। ठीक है, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म किसने बोला? बुक भी है, रुडोल्फ। लेकिन इंडिया एक ही वक्त में, है ना, इंडिया एज बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टेट किसने बोला भाई? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। किसने, कौन सा बुक में बोला? इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी बार बार सोचेगी है ना। ये रुडोल्फ एंड सुजॉन रुडोल्फ एक और कॉन्सेप्ट देते हैं, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। 3 कॉन्सेप्ट अभी हम लोग इनका पढ़े, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिज्म्स, और उसके बाद वीक स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक, तीसरा का नाम है डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। ठीक है, डिमांड पॉलिटी का मतलब क्या है एक बार समझ लो, खाली कॉन्सेप्ट याद कर लेना कि एग्जाम में आएगा डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी किसने दिया? तो रुडोल्फ ने दिया। बोले एक तरफ तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इट इम्पैसेस द रोल ऑफ सिटीजन। बोले एक तरफ तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में कि लोग जो डिमांड कर रहे हैं पॉलिटिक्स में वही हो रहा है ना, इंटरेस्ट ग्रुप जो डिमांड कर रहे हैं वो हो रहा, पॉलिटिकल पार्टीज मेकिंग डिमांड ऑन द स्टेट, पॉलिटिकल पार्टीज वही पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहा है कि लोगों की डिमांड पे स्टेट बना रही है, पॉलिटिकल पार्टी वही कानून बना रही है, वही लॉ बना रही है जो लोग इंटरेस्ट ग्रुप जो सिटीजन जो डिमांड कर रहे हैं, है ना, कि हमको ये चाहिए। जैसे तुम देखी होगी कि जैसे कि तेलंगाना क्यों बना? लोगों ने डिमांड किया, है ना, तो वो डिमांड पॉलिटी हो गया। तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया तुम्हारा, झारखंड हो गया, नहीं सॉरी बिहार नहीं, झारखंड, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, लोगों की डिमांड पे बना। तो एक तरफ तो हमको इंडिया में डिमांड पॉलिटी देखने को मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया में कमांड पॉलिटी भी देखने को मिलता है। दिस रेफर टू द ऑथोरिटेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस। एक तरफ अगर आप देखोगे तो गवर्नेंस के अंदर, यानी गवर्नमेंट या गवर्नेंस के अंदर ब्यूरोक्रेटिक का रोल चलता है, ऑथोरिटेटिव रोल चलता है, जहाँ पे स्टेट का पावर चलता है। स्टेट जो भी लॉ को इम्पोज करना चाहेगी, जो भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, जो भी कंट्रोल मेंटेन करना चाहेगी वो कर सकती है। एक तरफ तो कमांड पॉलिटी भी चलता है, एक तरफ डिमांड पॉलिटी भी चलता है इंडिया में। ये रुडोल्फ एंड रुडोल्फ बोले। स्टोरी समझ में आया कि नहीं? एक तरफ जब गवर्नमेंट जो डिमांड कर रही, लोग उस गवर्नमेंट उसकी बात को मान रही, तो डिमांड पॉलिटी हो गया। फिर दूसरी तरफ देखिए तो कुछ कुछ ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट अपना दादागिरी दिखाती है ना, कि पब्लिक कितना भी मना करे, मुझे जो काम करना है मुझे तो करना ही है ना, तो वो हो गया कमांड पॉलिटी। ठीक है, तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ को क्या बोलते हैं कि इंडिया में डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी है। ठीक है, अच्छा इधर आओ। रुडोल्फ एग्री कहते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स जो करेक्टराइज है कंटिन्यूअस टसल है, और ये जो डिमांड एंड कमांड पॉलिटी है ना, यही यही स्टोरी भी खत्म नहीं हुआ। बोले इन दोनों के बीच में हमेशा टसल चलता है, लड़ाई होते रहता है। कभी डिमांड और कमांड जो है ना, इनको बैलेंस करने के चक्कर में लड़ाई चलते रहता है इंडिया में, मतलब, है ना। कभी पब्लिक नहीं मानती है, गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं मेरा कमांड चलेगा, और पब्लिक डिमांड करती है, तो इस तरह से ऐसे दोनों को बैलेंस बनाने में लड़ाई चलते रहता है। बाकी तुम लोगों को क्या क्या याद करना है भाई, तो देख लो, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिटी, और बुक मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशनलिटी बुक। और उसके बाद तुमको याद करना है कि इंडिया एज ए स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टेट, कौन सा बुक में? इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। तीसरा है वही स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाला। तीसरा क्या है? डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी। फोर्थ नंबर पढ़ेंगे इंडिया में जो कैपिटलिज्म है, बुल 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 लॉक बल्क कैपिटलिज्म, सॉरी, इसको बुल लॉक कैपिटलिज्म बोलेंगे, है ना, बुल बुल इसके, हाँ बुल्क कैपिटलिज्म बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुल्क का यूज किया गया था। बुल तुम लोग समझ नहीं किसको बुलाता है? सांड को बुलाता है,
अब मैं बता रही हूँ, जैसे खेती हल जोता जाता है ना, हल, वही को बोल रहा बुल। अब बुल के साथ लगा दिया कैपिटलिज्म, क्योंकि तुम हल जोतोगी तो तुम्हारा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, उससे पैसा आएगा, तो वही पे यहाँ पे स्टोरी वही है। तो यही वाला बुक में ही ये बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बुल कैपिटलिज्म किसका है। तो ये डिस्क्राइब करे कि इंडियन इकोनॉमिक का जो एक फेज था ना, उस टाइम बुल कैपिटलिज्म चल रहा था। इस बुक में, जो कि मैं ऊपर भी ये बुक पढ़ाई हूँ, ये यूज करते हैं इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम था पोस्ट इंडिपेंडेंट, वो बुल कैपिटलिज्म है। मैं बता रही इसका रीजन क्या है। इन्होंने बोला कि सुनी होगी ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया था, है ना। दिस कल्टिवेटर अनलाइक द फ्यूडल लैंडलॉर्ड on small to medium size plots of land rely traditional methods such as bull carts for farming। बोला कि इंडिया में तुम्हारा क्या हुआ था कि ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ठीक है ना, ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन है ना, इसकी वजह से तुमको पंजाब वगैरह हरियाणा वगैरह साइड में बुल कार्ट्स फार्मिंग के लिए यूज किया गया था। मतलब तुम देखी होगी कि खेत में हल जोतने के लिए सांड का यूज किया जाता है, बड़े बड़े जो ऑक्स होते हैं उनको भी यूज किया जाता है ना। ट्रैक्टर को यूज किया जाता है। दिस फेज वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेटर ट्रैक्टर कैपिटलिज्म। बोले कि ये ट्रैक्टर कैपिटलिज्म का बात का पीरियड है। मतलब यहाँ पे बोला बहुत ज्यादा बुल्क यूज किया गया था, ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए, जहाँ पे लैंड ऑनर लार्जर लैंड ऑनर यूज करते हैं मोर मॉडर्न मैकेनिज्म फार्मिंग टेक्निक्स के लिए। तो ये कब का बात बोला जा रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में जब हुआ था तब। और यहाँ पे इंडिया को बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही बेनिफिट हुआ था। तो इसीलिए इस पीरियड को रुडॉल्फ बोलते हैं कि ये जो पीरियड था ये बुल कैपिटलिज्म था, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े जो लैंड ऑनर थे उन्होंने बुल कार्ड्स को यूज कर बहुत सारा पैसा कमाया था, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाया था। तो इसलिए इंडिया में बुल कैपिटलिज्म हुआ था उस टाइम, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बुल कैपिटलिज्म किसने दिया है, तो रुडोल्फ ने दिया भाई, ठीक है। अच्छा ये देखो, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हस्बैंड वाइफ की जो थी, इनसाइडर और साइडर टू स्टडी इंडियन पॉलिटिक्स। ये लोग अंदर का भी स्टडी करते हैं और बाहर का भी स्टडी करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जो है ये लोग हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, ठीक है। रुडोल्फ सुजान रुडोल्फ, ठीक है। ये लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स की जब स्टडी की ना, तो अंदर की भी स्टडी की और बाहर का भी स्टडी की। याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो इन साइड और साइड स्टडी करते हैं, तो तुम्हारा कौन है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ठीक है। ठीक है, मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी बता दो, कैसे तुम लोगों को रिवीजन भी हो जाएगा। और अच्छा तुम लोगों को कोई को मतलब कहीं जाना है, लक्ष्मी नहीं ना सुषमा, ठीक है, मैं पूछ ली, तुम बोली थी ना मुझे, इसलिए मैं पूछ ली, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं एक बार सब घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। एक सेकंड। मुझे बताओ, प्लोटाइजेशन ऑफ कास्ट किसका है, प्लोटाइजेशन ऑफ कास्ट। रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। ठीक है, वेरी गुड। बुल कैपिटलिज्म किसका है, हाँ बिल्कुल सही बोली, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का है। मुझे बताओ, जेनिस लाइक मॉडल किसका है, रजनी कोठारी। बिल्कुल सही। मुझे बताओ, इंडिया जो है, इंडिया एक वक्त में स्ट्रांग भी है, इंडिया स्ट्रांग स्टेट भी है और इंडिया वीक स्टेट भी, किसने बोला, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप किसका है, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। ठीक है। फिर मुझे बताओ कि कांग्रेस सिस्टम किसने दिया था, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी। डिमांड पॉलिटी एंड कमांड पॉलिटी किसका है, रुडोल्फ। नेक्स्ट बताओ मुझे, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशनलिटी किसका है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। ठीक है। इंडियन सोसाइटी
इंडियन सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी, किसने बोला? रजनी कोठारी। सोशल मूवमेंट एज ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल। रजनी कोठारी। स्ट्रॉन्ग, हाँ। बाकी तो और हाँ, बुक का नाम बताओ मुझे, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का बुक का नाम बताओ जो 2 बुक में करवाई थी। हाँ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन। हाँ, दूसरा इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी के नाम से याद कर लेना 2 गो, ठीक है। बिल्कुल, तुम लोग का और में कुछ छोड़ी नहीं है, देख लो। बुल कैपिटलिज्म पूछ रही, डिमांड एंड कमांड पॉलिटी पूछी, इंडिया एज स्ट्रॉन्ग और मॉडर्निटी ट्रेडिशनलिटी। अच्छे, रजनी कोठारी का भी सारा पूछ ली, जेनिस लाइक मॉडल, सोशल मूवमेंट एज ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल सोसाइटी, कांग्रेस सिस्टम एज ए कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, कांग्रेस सिस्टम, प्रोटाइजेशन ऑफ कास्ट। सारा ही कंप्लीट हो गया। कहीं भी कंफ्यूजन है अगर किसी को भी तो प्लीज बोलो मुझे, मैं तुम लोगों को रिवीजन करा दूंगी फिर से, है ना। मैं आगे बढ़ रही हूँ, ओके। मैरून विनर पढ़ते आ जाओ। बड़ी खुश हुई कि ऐसे ही मिटर गया, ऐसे ही रेज हो जा रहा है। चलो आ जाओ। मैरून विनर फर्स्ट इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ स्टेट प्रोड्यूस इन इंडिया। अब देखो यहाँ पे तुमको ये याद करना है कि जैसे भी हम लोग इसका पढ़े थे रुडोल्फ का, कि उन्होंने जब इंडियन प्रोड्यूस का स्टडी किया तो उन्होंने कौन सा अप्रोच यूज किया, बताओ किसी को अगर याद है तो। सोशियोलॉजी अप्रोच। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो अप्रोच यूज किया, मैं एक बार दिखा देती हूँ तुम लोग। इन्होंने जब इंडियन प्रोड्यूस की स्टडी की तो कौन सा अप्रोच यूज किया, पॉलिटिकल सोशोलॉजिकल अप्रोच यूज किया इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए। लेकिन मैरून विनर कौन सा अप्रोच यूज करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए? कहाँ चला गया भाई? इनसाइड एंड आउटसाइड अप्रोच। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ये इनसाइड आउटसाइड में ये बोल रहे कि इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स से जब स्टडी की तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का ही है कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जब इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो अंदर का भी स्टडी करते हैं और बाहर का भी स्टडी करते हैं। नहीं, मैं इसका बोल रही हूँ मैरून विनर का, ठीक है। मैरून विनर जो है अप्रोच यूज करते कल्चरल अप्रोच। मैं बोली कि जब रुडोल्फ इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच को यूज करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर पढ़ाई हूँ। और ये तो किस तरह से स्टडी की वो ये दिया हुआ अप्रोच जब पूछेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये भी मैं दिखाई ना, ये वाला सोशियोलॉजिकल जो था, पॉलिटिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच यूज किया इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए। मैरून विनर जब इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो कौन सा, इस तुम लोग एक बार सुनी होगी कि रजनी कोठारी और मॉरिस जॉन जब इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, है ना। क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसी तरह ये लोग कौन कौन सा अप्रोच यूज करते हैं तो इनका भी दिया हुआ है। मैं लिखी होगी मॉरिस जॉन में, मॉरिस जॉन पता मैं लाई हूँ कि नहीं आज देखती हूँ, ठीक है ना। पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच यूज करते हैं अपने वर्क में, जब वो इंडियन पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तो कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। ये क्लासिफाई करते हैं कि रीजनल मूवमेंट इंडिया में जो होता है, ही क्लासिफाई रीजनल मूवमेंट इंडिया में एथनिक नेटिव मूवमेंट होता है। क्वेश्चन आया हुआ, किसने बोला कि इंडिया में जो मूवमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है, एथनिक्स भी होता है और नेटिव मूवमेंट भी होता है। बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से थिंकर है जो रीजनल मूवमेंट को क्लासिफाई करके बोलता है कि इंडिया में जो मूवमेंट होता है वो एथनिक भी होता है, नेटिव भी होता है, ठीक है। याद कर लो, इनकी बुक देखो एग्जाम में आई हुई है, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। याद नहीं होगा तभी हम लोग उधर याद कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरा नहीं आई है, पूरा नहीं आई हुई है, ये खड़ी आई है पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, ठीक है। और कौन कौन आई, हाँ, पार्टी बिल्डिंग नेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन प्रीवियस ईयर, चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पढ़ो। पूरा नहीं याद होगा तो कम से कम कितना याद हो रहा है, जितना याद होगा करो। पॉलिटिकल पार्टी एंड डेवलपमेंट, ये दोनों ने लिख के लिखा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको ला पुलाम्बरा और विनर
मैरोन विनर, दोनों ने मिलके लिखा है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार अच्छे से टिक लगा देती हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेवलपमेंट, ला पुलम्बरा रॉबर्ट विनर का है, ये मैरोन विनर का है, सॉरी। हाँ, पार्टी बिल्डिंग एंड न्यू नेशन, ठीक है, पार्टी बिल्डिंग न्यू नेशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तुम्हारा कब का है, सॉरी किसका है, तो तुम्हारा मैरोन विनर। स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया, मैरोन विनर। चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, मैरोन विनर, ठीक है। बाकी एक ही बच गया, छोड़ दो, सना दो, सो आ जाओ। मैरोन विनर इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट कि इंडिया में दो पॉलिटिकल कल्चर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस थिंकर ने इंट्रोड्यूस किया है टू पॉलिटिकल कल्चर, इंडिया में दो पॉलिटिकल कल्चर है, देख लो। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कौन सा थिंकर जो है इंडियन पॉलिटिक्स में जो इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में दो कल्चर्स होते हैं, दो कल्चर, तो वो है मैरोन विनर। अकॉर्डिंग टू विनर दिस कल्चर आर, इनमें जो कल्चर है, एक तो है तुम्हारा मास कल्चर, इंडिया में एक होता है मास कल्चर, दूसरा होता है एलिट पॉलिटिकल कल्चर। बोले जो एलिट पॉलिट, अच्छा ये उल्टा लिखाया गया है मुझे, मॉडर्न हो गया। हाँ ये उल्टा हो गया है, ये इधर होगा, ये इधर होगा। मैं अगली बार जब आरसी को दी थी ना, देखो मेरा फिर से नोट बनाने आ गया, वो तो मैंने याद है तुम्हें, इधर आ जाएगा तुम्हारा ट्रेडिशनल एलिमेंट्स। ठीक है, इस तरह से मैं कर दूंगी चेंज, ठीक है। मास पॉलिटिकल कल्चर मतलब क्या, जो ट्रेडिशनल एलिमेंट तुमको मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं जो कल्चर को, जो ट्रेडिशनली कोई कल्चर चला रहा है। और इलिट कौन हो गया, जो मॉडर्न एलिमेंट्स, जो मॉडर्न लोग पसंद करें, जो कुछ लोग ही उस कल्चर को फॉलो करते हैं। और जो ट्रेडिशनल कल्चर होता है ना, उसको बहुत सारे लोग, मास मतलब क्या, बहुत बड़ा कल्चर, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ इलिट कल्चर होते हैं ना, जो कुछ मॉडर्न एलिमेंट्स, मतलब कुछ लोग ही उसको फॉलो करते हैं, जो इलीट होते हैं, जो सोसाइटी में जो रिच पीपल होते हैं ना, वही लोग फॉलो करते हैं। तो इस तरह इंडिया में इन्होंने बोला कि दो कल्चर है। फिर इन्होंने बोला एक बुक लिखे, बुक में लिखा द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया। इस बुक में ये चैलेंज करते हैं चाइल्ड लेबर, इंडिया में चाइल्ड लेबर है, ये इन्होंने बोला। ये क्रिटिसाइज करते हैं एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन को, और क्रिटिसाइज करके बोलते हैं कि क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, चाइल्ड के वजह से ही ये मॉडर्नाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बोले कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सजेस्ट करती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, विल लीड टू द डिसअपियरेंस ऑफ ट्रेडिशनल आइडेंटिटी। बोले कि जब मॉडर्न थ्योरी सजेस्ट करती है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, तो इससे क्या होता है, आपका जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाता है, गैप हो जाता है। आपका जो रिलीजियस, जो कास्ट, जो लिंग्विस्टिक्स, जो ट्राइबल एफिलिएशन, जो सोसाइटी मॉडर्नाइज, इससे क्या होता है, तुम्हारा जो ट्रेडिशनल आइडेंटिटी है ना, वो सोसाइटी से खत्म हो जाती है। इट इज अ पोस्ट दैट द चाइल्ड लेबर विल बी वैनिश, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन विल बी अचीव वंस कंट्रीज रिच सेंट्रल लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। बोले कि मॉडर्नाइजेशन बहुत चालाक है, वो लोगों को ऐसा चीज बोलता है करो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह जितना भी उसका ट्रेडिशनल आइडेंटिटी खत्म है। जैसे तुम देखी होगी, जितना ज्यादा मॉडर्न लोग उतनी फेस्टिवल से दूर, जैसे फेस्टिवल से तो इंसान का एक अपना अलग इमोशनल होता है। तो हम लोग ना छोटे छोटे सोसाइटी में रहते, तो हम लोग इन सब चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े इलाका में, बड़े बड़े स्टेट में रहते, तो वो लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे छोटा छोटा चीज को, फेस्टिवल वगैरह को। तो उससे क्या हो रहा है, तुम्हारा कल्चर जो है ना वो डिसअपियर हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में यही बात बोल रही है, ठीक है, बोला। लेकिन मॉडर्नाइजेशन कभी ये नहीं बोलती कि चाइल्ड लेबर को खत्म करो, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लाओ, तब तुम्हारा कंट्री सक्सेस हो जाएगा। बोला मॉडर्नाइजेशन ये कभी नहीं बोलती, इसलिए मॉडर्नाइजेशन गलत थ्योरी है। बोला इट इज ऑल्सो, जबकि ये क्या करती है, रिलीजियस को खत्म कर देती है, कास्ट लैंग्विस्टिक जो आपका है, क्लास वो सबको खत्म कर देगी, ब्लर कर देगी। लेकिन इसको पोस्ट करना चाहिए चाइल्ड लेबर को, और खत्म करना चाहिए। और बोलना चाहिए कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। जब यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव होगी एक कंट्री के अंदर, तब ये कंट्री, जब इस कंट्री में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है ना, वो लेवल, इकोनॉमिक का जो लेवल है ना, वो पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं बोलती, ये बहुत चालाक है, ये ऐसा चीज बोलती है जिससे आपका आइडेंटिटी खत्म हो रहा है।
कि आप किस जात से बिलोंग करते हो। जैसे तुम देखी होगी बहुत सारे सिख जो होते हैं वो लोग ना टर्बन बांधते हैं, ठीक है, वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है। लेकिन बहुत सारे सिख नहीं बांधते। जैसे मेरे एक भाई का दोस्त है, फ्रेंड है, उसका नाम है यस। हम लोग घर वो आता, लेकिन कभी हम लोग को पता नहीं था वो पंजाबी है। तो मेरे भाई मुझे बता रहे वो पंजाबी है, वो स्टार मारने के चक्कर में ना वो अपना टर्बन वर्बन खोल के रख दिया है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करते करते अपने आइडेंटिटी को क्या क्या ब्लर कर दिया। हम लोग में भी होता है कि दाढ़ी रखना, ठीक है, कि दाढ़ी रखना, तो उससे क्या अगर तुम दाढ़ी रखोगे तो तुम देख के पहचान जाओगे अरे ये मुस्लिम है। लेकिन लोग क्या किए, स्टाइल मानने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करने के लिए दाढ़ी ही हटा दिए। तो वो सब क्या हुआ, तुम्हारा ट्रेडिशनल आइडेंटिटी से को डिसअपेयर करा मॉडर्नाइजेशन। तो ये इसलिए मैरून विनर जो है ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ना हमारे ट्रेडिशनल आइडेंटिटी को तो डिसअपेयर कर रही है, जबकि उसको क्या करना चाहिए, सोसाइटी से चाइल्ड लेबर को वैनिश करना चाहिए, गैप करना चाहिए, और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना चाहिए। और बोलना चाहिए कि अगर आपकी कंट्री में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव हो जाती है तो आपका कंट्री में इकोनॉमिक लेबर जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं बोलती है ना। इस तरह से वो क्या करती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज करती है, किसके लिए, लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए। बोले इकोनॉमिक ग्रोथ एलोन इज नॉट इनफ। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आप करना चाहेंगे तो अकेला नहीं हो सकेगा भाई। कौन बोल रहा है, विनर बोल रहा है। बोलते इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द चाइल्ड लेबर इंस्वायर यूनिवर्सल प्राइम। बोला कि अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आप उसको अकेला नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इकोनॉमिकली बढ़ा लीजिए। अच्छा, हम लोग वेस्टर्न कंट्री को वेस्टर्न कंट्री क्यों बोलते हैं, हम लोग वेस्टर्न कंट्री को वेस्ट क्यों बोलते हैं। एक आदमी वेस्टर्न कंट्री में रह रहा है, एक आदमी इंडिया में रह रहा है, ठीक है ना। और तुम्हारे सामने दो आदमी आएगा तो तुम किसको ज्यादा वैल्यू दे, किसको तुम बहुत पढ़ा लिखा समझोगी, जो वेस्टर्न है। तो क्यों क्यों वेस्टर्न में ऐसा, क्योंकि वेस्टर्न में तुमको जाहिल लोग, इलिटरेट पर्सन नहीं मिलेगा वहाँ पे। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन है ही है, ये हर लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही बोला कि आप सिर्फ इकोनॉमिक बढ़ा लीजिए ना अपने कंट्री में, लेकिन आपको पढ़ाई अगर नहीं है ना तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। तुम दो तरह का घर देखना, एक घर ऐसा है जहाँ पे पूरा इस तरह से मतलब बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन उस घर में लोग पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है। तो ये एक्चुअल में लोग यहाँ पे, एक्चुअल में नहीं बोलूंगी, सिविलाइज्ड, ये सिविलाइज नहीं है। लेकिन एक घर छोटा सा है और वो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये सिविलाइज्ड। तो वही यहाँ पे विनर बोल रहे हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ कितना भी कर लें, लेकिन जब तक आप चाइल्ड लेबर को खत्म नहीं करेंगे ना, तो चाइल्ड लेबर कैसे होगा भाई। तो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन जाइए। चाइल्ड लेबर बोल रहा है कि यहाँ पे बता दूं मैं क्या बोल रहा है, बोला अगर आप चाइल्ड लेबर को खत्म करते हैं, ठीक है, बोला अगर आप चाइल्ड लेबर को खत्म कर देते, एंड कर देते और यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। अगर नहीं करते तो नहीं होगा, डज नॉट ऑटोमेटिकली, है ना। बोला अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, पहले चाइल्ड लेबर को खत्म करना होगा, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। विनर बोल रहे हैं सो दैट इन मेनी वेस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न सोसाइटीज चाइल्ड लेबर वाज पुलिस। बोला कि आप देखिए, आप देख लीजिए ना, बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में जाके देख लीजिए, ईस्ट एशिया सोसाइटी में देखिए, आपको चाइल्ड लेबर नहीं मिलेगा देखने के लिए। बहुत अच्छा बात बोले, क्योंकि मैं कभी कभी छोटा बच्चा लोग को देखती हूँ ना काम करते, मेरा बहुत दिल, मैं दो लोगों को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। एक तो जब जो बहुत ज्यादा बूढ़ा आदमी होता है, बहुत ओल्ड एज वाले, ठीक है, उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत मतलब फील होता है। और एक मैं बच्चों लोग को देखती हूँ ना, तो मुझे यही फील होता है कि पूरा ये जो बच्चा जो काम कर रहा है, इसका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि वो बेचारा अब उसका जिंदगी वही हो गया, पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं। तो ये हाँ बात, जी, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हाँ बिल्कुल बहुत बुरा लगता है। दो चीज में मेरे दिल को छू जाता है समझा के, लगता है कि हम लोग तो कम से कम खा रहे पी रहे अपने अच्छे से लाइफ गुजारे, इन बच्चों का क्या। और एक बूढ़ा बूढ़ा आदमी को देख के लगता है ना कि उन लोगों का लाइफ क्या बचा रहा है, लोगों का मतलब लास्ट का एक ये है। तो उन लोगों को घर में अपने अच्छे से आराम करना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। अब बेचारा बेच रहा, मेरी तरफ एक आदमी आता है इडली बेचने के लिए, इतना बूढ़ा है ना, मतलब पूरा बूढ़ा है, चलता है तो था आता है, लेकिन इडली बेचता है। मैं तो उनका इडली उतना खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लेती हूँ, अगर वो मुझे दिख जाते तो मुझे बहुत अफसोस लगता है उस आदमी से। दो आदमी से तो बहुत बुरा है, मतलब बहुत अफसोस है ये दो आदमी से। तो बोल रहे कि दिस इंडिकेट दैट इकोनॉमिक ग्रोथ लॉन। तो यहाँ पे क्या जाहिर हो रहा है कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अकेला नहीं हो सकता जब तक कि आप चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट नहीं करते। मैरन विनर बोल रहा है, ठीक है। ये ना तुम्हारा इंडियन पॉलिटिक्स से स्टडी करते करते थोड़ा डाइवर्स हो गया था मॉडर्नाइजेशन की तरफ।
अलग अलग पढ़ाने से अच्छा मैं एक ही जगह पढ़ा दी। फिर उन्होंने एक बात बोला कि कास्ट कास्ट सिस्टम एंड चाइल्ड लेबर, ये दोनों को तो आपको हटाना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये होगा। और मैं देखती हूँ क्या बोला। लोअर कास्ट चिल्ड्रन इंडिया में विनर, अब देखो कैसे कास्ट से जोड़ रहे हैं। लोअर कास्ट चिल्ड्रन इंडिया में तुमको विनर आइडेंटिफाई द कास्ट सिस्टम एज ए मेजर बैरियर टू द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बिल्कुल चाइल्ड लेबर को खत्म करना चाहिए। हम लोग ना पहले एक घर में मतलब रेंट पे रहते थे, तो हम लोग जहाँ पे रहते थे, आरती जानती होगी बाबू तालाब, तो वहाँ पे ज्यादातर बाबू तालाब जो एरिया है ना, वहाँ पे ज्यादातर मांगने वाले लोग रहते हैं, मतलब हाँ साइल लोग ही रहते हैं, मांगने मांगने वाला। तो वहाँ पे मतलब मुबीना बाजी बोलती थी, दूर में थोड़ा रहती थी। उसका ना बच्चा छोटा था और वो बेचारा को ना काम करने लिए भेजती थी पहले तो, काम करने का वो ना, उसका नाम गुड्डू था वो बच्चा का। तो वो बेचारा जाता था काम करने के लिए, अपना इतना छोटा बच्चा रहा, हम लोग पढ़ाई करते थे, हमको बड़े अफसोस लगता था। छोटे थे हम लोग भी, वो हम लोग से भी छोटा था, लेकिन वो काम करने जाता था, तो मैं देखती बड़ी अफसोस लगता है कि ये काम करने जा रहा। और वो ना गाली वाली भी देता था, क्योंकि पढ़ता वढ़ता नहीं था बेचारा। और पता है क्या हुआ बेचारा, तो काम करते करते ना उसको ना एक दिन ना ये गाड़ी वाला धक्का मार दिया। और जब गाड़ी वाला धक्का मारा ना, तो उसका पूरा असली जो आंत होता है ना, इस जो अंदर का जो तुम्हारा, पूरा बाहर आ गया। तो बाहर आ गया तो उसकी मम्मी 1 मंथ तक उसको लेके अस्पताल में रही, वो बच्चा को, सरकारी में ही। लेकिन वो बच्चा डेट कर गया। तो मुझे खाली सोच के यही फील हुआ, वो बच्चा का जिंदगी क्या हुआ। बेचारा पैदा हुआ तो गरीबी देखा। उसके बाद पैदा होने के बाद वो चल गया दुकान में, चाय दुकान में काम कर रहा था, ठीक है, चाय का बर्तन वर्तन धो रहा था। फिर चल गया दर्जी दुकान में काम करने के लिए, फिर कपड़ा दुकान में, ऐसे करते करते बेचारा अब तो थोड़ा बड़ा हुआ था है। और जब वो डेट किया ना, तो मुझे तो सुन के इतना अफसोस लगा ना, कि वो बच्चा का जिंदगी क्या हुआ, कुछ नहीं, कुछ देखा ही नहीं। वो बचपन से ही अपना एक ऐसा जिंदगी गुजारा। तो सच में चाइल्ड लेबर को खत्म करना चाहिए, ठीक है। तो बोला कि खास करके जो लोअर कास्ट के चिल्ड्रन होते हैं ना, वहां ही तुमको चाइल्ड लेबर मिलेंगे। तो आप पहले पहचानो कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर है। तो आप देखो भाई कि जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वहां पे तुमको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चाइल्ड लेबर को ना खत्म करो, एबोलिशन करो। ये एक बैरियर है आपका मॉडर्नाइजेशन का। मेनी चिल्ड्रन लेबर फोर्स कैम फ्रॉम द लोअर कास्ट। बहुत सारे जो लेबर फोर्स होते हैं ना, जो काम करने के लिए, वो छोटे कास्ट से ही आते हैं। who are traditionally assigned मैनुअल टास्क। उनको ट्रेडिशनली असाइन कर दिया था। जैसे कि वो, मैं जो लड़का का बारे में बता रही हूँ, उसका पापा रिक्शा चलाते थे। तो अब देखो वो एक डिसाइड कर दिया गया ना कि ठीक है तुम रिक्शा चला रहे हो, तो तुम्हारा बेटा दूसरी दुकान में काम करेगा, है ना। तो देखो किस तरह से बिल्कुल एक दे दिया गया, असाइन कर दिया गया कि देखो भाई, मतलब बच्चे का फ्यूचर क्या हुआ कि पापा रिक्शा चलाए, अब वो लड़का जाके दूसरे दिन काम कर रहा, फिर एक दिन डेट कर गया वो बेचारा, उसका जिंदगी तो ऐसे खत्म हो गया। इतने सारे, इस तरह से कितने सारे बच्चे होंगे जिनका जिंदगी इस तरह से खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये तो बात सही बिल्कुल लिखे है। बोले कि जब तुम अपर कास्ट इलीट को देखो, इंडियन हिस्टोरिकली डिड नॉट सी द नेसेसिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू लोअर कास्ट चिल्ड्रन। जबकि तुम देखो कि जो अपर कास्ट इलीट जो होते हैं ना, हिस्टोरिकली तुम देखोगी तो बोला कि लोअर कास्ट के कंपेरिजन इनको चिल्ड्रन, इनको मिलता है एजुकेशन, लेकिन लोअर कास्ट वाले लोग को नहीं मिलता है। As these children were traditionally viewed the labor performing task deemed appropriate for their social status। उनका सोशल स्टेटस भी खराब। वो लोग मतलब, हम लोग में एक कास्ट होता है जिसको बोला जाता है कुंजड़ा कास्ट। बहुत लवर, मतलब हम लोग उसके साथ कोई भेदभाव नहीं करते, मतलब बोला जाता है कि वो लोग बहुत नीचा गाते हैं। हालांकि हम लोग में ऐसा कोई माने नहीं जाता है, लेकिन है सबसे। जैसे तुम्हें में होता है ना कि को क्या कास्ट बोला जाता है, तुम्हें में होता है ना कि शूद्र शूद्र महार, ये सब लोअर कास्ट में आ गया। उसी तरह हम लोग में भी एक कास्ट आता है जिसको बोलता है कुंजड़ा कास्ट, ये सब्जी फरोज ऐसे। तो वो, तो उस तरह का तुम बच्चों को देखोगी ना, तो अस करके वो लोग दुकान में काम करते हैं, या सब्जी दुकान में काम करेंगे, या चाय दुकान में काम करेंगे। तो ये बिल्कुल ही बात सही बोले कि तुम इंडियन में देखोगे तो जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं ना, वही ज्यादातर तुमको ये सब परफॉर्म करते मिलेंगे, जो तुम्हारा चाइल्ड लेबर वगैरह होते हैं। तो इन्होंने ये बिल्कुल सही बोला कि अगर तुमको चाइल्ड लेबर को ढूंढना है ना, तो कास्ट में जाके ढूंढो, कास्ट सिस्टम में, लोअर कास्ट में जाके ढूंढो, तुमको मिल जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट, सॉरी, मैरून विनर का ये है। अच्छा, ये यहाँ पे तुमको क्या याद करना, बस एक चीज, बाकी समझ ली। ये चाइल्ड एंड स्टेट इन इंडिया किसका है, मैरून विनर का। इन्होंने दो कल्चर के बारे में बोला कि इंडिया में दो कल्चर है, एक है मास पॉलिटिकल कल्चर, एक है एलिट। एग्जाम में आएगा तो ये पूछेगा कि टू पॉलिटिकल कल्चर किसने दिया, यहाँ पे हाँ, टू पॉलिटिकल, यहाँ पे छूट गया, टू पॉलिटिकल कल्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो लिखा हुआ टू पॉलिटिकल कल्चर किसने दिया, तो विनर ने दिया।
एक है मास पॉलिटिकल कल्चर, दूसरा एलिटी पॉलिटिकल कल्चर, एक हो गया। फिर अगर तुझसे एग्जाम में ये पूछे कि द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया बुक किसका है, तो मैरून विनर का है। ओके, बाकी वो सब मैं समझाई हूँ उसी से रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन तुमसे ये एग्जाम में इतना बार आया हुआ ना कि मैं क्या बोलूँ, बहुत बार आया हुआ, मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी तुम देखना बिल्कुल मिलता जुलता ही है। बोला 1980s और देख लो इंडिया ड्यूरिंग 1980s, बोला 1980s ड्यूरिंग और 1990 अर्ली 1990 में इंडिया के पॉलिटिक्स में स्कैरसिटी देखने को मिला है। ठीक है, स्कैरसिटी देखने को मिला है। अब ये बुक भी है, ये कॉन्सेप्ट भी है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी किसका है, मैरून विनर का। इन्होंने क्या बोला कि 1980s में इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। ठीक है, और वही में उसी वक्त ही 1980s के बाद ही इंडिया में कम्युनलिज्म, राइट्स, वायलेंस राइज हुआ था। फिर इंडिया में कॉल्यूशन गवर्नमेंट और इंस्टेबिलिटी देखने को मिला था। कॉल्यूशन गवर्नमेंट क्या, कांग्रेस जो थी कॉल्यूशन गवर्नमेंट बना रही थी, बीजेपी जो थी कॉल्यूशन गवर्नमेंट बना रही थी। तो इंडिया में इस वक्त स्कैरसिटी देखने को मिला, क्योंकि इंडिया में 1980s और 1990 की पीरियड में पॉलिटिक्स में स्कैरसिटी आई, क्योंकि इंडिया के पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली, राइट्स देखने को मिली, कॉल्यूशन गवर्नमेंट देखने को मिली और इनस्टेबिलिटी देखने को मिली। ठीक है ना, इसलिए इंडिया में क्या मिलने को मिला, देखने को मिला, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक का नाम एक बुक पढ़े हैं द चाइल्ड एंड द इंडिया, द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया एक नंबर, और नहीं 3 पढ़े ना, एक टू पॉलिटिकल कल्चर, और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है, और फिर इन्होंने एक और बात बोला कि ये भी एग्जाम में आया हुआ है, मल्टीपल टाइम ही आया हुआ है, इंडियन पैराडॉक्स। अगर तुम लोग क्वेश्चन देखी होगी तो सॉल्व की होगी तो इन्होंने बोला इंडिया का जो पॉलिटिक्स है ना वो इंडियन पैराडॉक्स है या इंडियन पैराडॉक्स है। ठीक है ना, इंडियन पैराडॉक्स। अब इसका मतलब क्या है मैं बता रही हूँ। इन्होंने बोला वही वाला बात बोल रहे हैं बिल्कुल, खाली इन्होंने नाम चेंज कर दिया। उन्होंने नाम दिया रॉबर्ट विनर ने नाम, सॉरी रूडोल्फ ने नाम अलग दिया, रूडोल्फ स्ट्रॉन्ग और वीक का नाम दे दिया, और इन्होंने इंडिया पैराडॉक्स दे दिया। मैं बता रही हूँ, ये बोले कि इंडिया के पॉलिटिक्स में एक जगह जहाँ पे आपको सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी मिलेगा, मतलब इंडिया हैज ए मेंटेन स्टेबल डेमोक्रेसी। बोले 1947 के बाद से ही इंडिया में रेगुलर इलेक्शन होते हैं, पीसफुली होते हैं और पावर ट्रांजिशन होते हैं। ये इंडिया का सक्सेस डेमोक्रेसी। अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया का डेमोक्रेसी का सक्सेस होने का एक एग्जांपल दो, तुम एग्जांपल दे सकती हो कि इंडिया में 1947 के बाद रेगुलर इलेक्शन हुआ है। ठीक है, और पावर का जो ट्रांजेक्शन हुआ है बिल्कुल पीसफुल। जैसे अभी तुम्हारा नरेंद्र मोदी है, तो मान लो कि फ्यूचर में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल पीसफुल तरीके से क्या करेंगे, पावर को हैंड ओवर कर देंगे राहुल गांधी को, लीजिए भाई आप ले लीजिए। तो ये इंडिया का डेमोक्रेसी का एक सक्सेस का निशानी है। दूसरा कि 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था एक तरफ। तीसरा कि इंडिया में टेक्नोलॉजी एडवांस आया था। चौथा बोल रहा है कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हुआ था। इंडिया जो है वो इंडियन पैराडॉक्स है। बोला क्यों इंडियन पैराडॉक्स है, एक तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुआ, मतलब इलेक्शन रेगुलर हो रहा तो डेमोक्रेसी सक्सेस ही हुआ। दूसरा आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा देखने को 1991, कल में पढ़ाई थी वाला। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मिला, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मिला। फिर दूसरा बोल रहा है कि अगर दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा तो इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। डेमोक्रेसी होने के बावजूद, स्टेबिलिटी होने के बावजूद इंडियन फेस कर रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट चेंज द गवर्नमेंट, कॉल्यूशंस, पॉलिटिकल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब तुम देखती होगी कि 1967 के बाद गवर्नमेंट ज्यादा बनी है तो कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनी। कॉल्यूशन गवर्नमेंट का मतलब पता है ना क्या, जब तुम्हारा मेजोरिटी किसी का भी ना आए तो 2-3 पार्टी मिलकर कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाती है। हाँ, अभी बीजेपी कौन सी है बताओ तो, क्या है? तो एनडीए क्या है, बीजेपी की कॉल्यूशन गवर्नमेंट है। तो अभी भी इंडिया में तुमको, हाँ अभी भी इंडिया में तुमको कॉल्यूशन गवर्नमेंट ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि अभी भी तुमको इंडिया में कॉल्यूशन ही मिलेगी। हाँ मेजॉरिटी ज्यादा नहीं था, हाँ इस वजह कॉल्यूशन गवर्नमेंट तो कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया।
और तो यही बात बोले कि एक तरफ तो आपको मिल रहा है कि इलेक्शन रेगुलर हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए गवर्नमेंट कॉल्यूशन बन रहा, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना। एनडीए का फुल फॉर्म बताओ तो। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये बीजेपी का है, ठीक है, ये बीजेपी का है कॉल्यूशन, जिसके साथ बीजेपी कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। 2024 में जब बीजेपी पावर में आई है तो कॉल्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू ही आई है, ठीक है। जो कि कौन कौन है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे तुम्हारा जेडीयू होगा, है ना, नीतीश कुमार वाला पार्टी, टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी, ये सब है, शिवसेना पार्टी है, और रामविलास पासवान की पार्टी जो तुम्हारा लोक 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 जनशक्ति पार्टी, ये लोग मिल के सब तुम्हारा कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनाई है बीजेपी के साथ। तो एक तरफ तो आपको कॉल्यूशन गवर्नमेंट दिखेगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं हुआ है, ठीक है, आपको इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया तो ठीक डेवलप हो गया लेकिन रूरल एरिया तो डेवलप नहीं हुआ ना, ठीक है, ये बात तो है, सही बोला इन्होंने। अब आ जाओ, बोला टेक्नोलॉजी एडवांस तो हुआ है, मैं ये बात को तो मान रहा हूँ टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, लेकिन आप ये भी तो समझिए जेंडर इनइक्वलिटी है, जेंडर इनइक्वलिटी का अभी भी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। विमेन फेस कर रही है चैलेंज एडुकेशन में, उस टाइम और था, ये अभी का तो है नहीं, एम्प्लॉयमेंट में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जेंडर इनइक्वलिटी तो अभी भी है, तो कहाँ से हुआ, है ना। तो इंडिया में पैराडॉक्स है, ठीक है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तो हुआ लेकिन गरीबी अभी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी है। देखो ये बिल्कुल है तुम्हारा रुडोल्फ के जैसा बात बोले, लेकिन उन्होंने मॉडर्न स्ट्रॉन्ग वर्सेस बिग का नाम दे दिया, इन्होंने इंडियन पैराडॉक्स बोल दिया। इन्होंने बोला इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया जो है ना, इंडिया वो इंडियन पैराडॉक्स है, एक वक्त में इंडिया दोनों है, जहाँ पे एक तरफ इंडिया सक्सेस हो रही है तो एक तरफ इंडिया जो है अनसक्सेस हो रही है कुछ कुछ रीजन की वजह से, ठीक है। तुमको ये याद करना है इंडियन पैराडॉक्स कि किसने दिया। मैं एक बार तुमसे से पूछ लेती हूँ उसके बाद, चलो इनका बुक का नाम बताओ, मैरन वीनर का बुक का नाम बताओ। नहीं, चाइल्ड वाला बुक का नाम। चाइल्ड एंड द स्टेट। और टू पॉलिटिकल कल्चर किसका है? मैरन वीनर। ओके। पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी किसका है? हाँ, पॉलिटिक्स ऑफ स्कार्सिटी किसका है? मैरन वीनर। कल क्वेश्चन लाएंगे तुम लोग कर लेना। चलो आ जाओ, नेक्स्ट थिंकर का नाम है तुम्हारा एन श्रीनिवास। श्रीनिवास होगा ना यहाँ, एन बोले ना, एम एन पूरा नाम ऐसे एम, हाँ तो एन एन ही में लिखी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ एम एन श्रीनिवास, श्रीनिवास, ठीक है। तो एन श्रीनिवास जो थे ये एक इंडियन सोशलिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया, he had significant contribution to understand of Indian society। इन्होंने इंडियन सोसाइटी को समझाने के लिए इन्होंने स्टडी किया। तुम लोग भी अगर मान लो कि फ्यूचर में अगर स्टडी करती हो, रिसर्च करती हो, तो जैसे किसी का होता है विलेज के ऊपर, किसी का होता है कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर, तो अगर तुम अच्छा लिखी तो तुम्हारा भी पढ़ा जाएगा यूजीसी में, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्रीनिवास का। तो ये लोग भी हम लोग जैसा, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत कोई ये है, तो ये लोग जैसे बुक लिख रहे हैं अपना थेसिस लिख रहे हैं, उस तरह से हम लोग भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। देखो मैं क्या बोली तो, कि तुम लोगों का भी अगर तुम लोगों को लिखना है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर या विलेज के पॉलिटिक्स के ऊपर, तो तुम लोग विलेज चली जाओ रिसर्च करने के लिए। क्या अभी विलेज में किस टाइप की पॉलिटिक्स है या जेंडर इक्वलिटी करो, और अगर तुम्हारा बहुत अच्छा हुआ तो तुम्हारा भी नाम होगा। जैसे इन्होंने लिखा तो इनका बहुत पॉपुलरिटी इनको मिला। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए इन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, जो भी स्टडी किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, इनका जो स्टडी था वो कास्ट एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर ही था। इनका कॉन्सेप्ट देखो क्या है, एक बार देख लेते हैं। इन्होंने दिया संस्कृताइजेशन, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ सेट में नेट में, संस्कृताइजेशन किसने दिया, बस यही आता एग्जाम में। वेस्टर्नाइजेशन किसने दिया, डोमिनेंट कास्ट किसने दिया, सेक्युलराइजेशन किसने दिया, ये सारा ही श्रीनिवासन का कॉन्सेप्ट है।
संस्क्राइजेशंस, वेस्टर्नाइजेशंस, डोमिनेंट कास्ट, सेकुलराइजेशंस किसका है भाई? श्रीनिवास। एक एक करके समझते हैं। एक विलेज है जिसका नाम है रामपुरा, और ये विलेज जो है कर्नाटका में। इस विलेज के ऊपर इन्होंने एक बुक लिखा, द रिमेम्बर्ड विलेज। बुक याद करो, द रिमेम्बर्ड विलेज। श्रीनिवासन एक विलेज में जाते हैं स्टडी करने के लिए, है ना। वो देखते हैं लोगों का संस्कृताइजेशन कैसा, अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो रामपुरा विलेज जाते हैं, कर्नाटका में ये विलेज था, ठीक है। अब तुम लोग भी जाओगे कोई विलेज में कहीं पर भी स्टडी करने, तो तुम लोग को भी ऐसे ही नाम आएगा, मेरा भी आएगा कि ऐसे ऐसे वो गए थे ना, अगर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो। उसी तरह श्रीनिवासन जो है ये गए थे कर्नाटका के रामपुरा विलेज, और वहां पे इन्होंने एक बुक लिखा था, रिमेम्बर्ड विलेज। इन्होंने बोला कि जो विलेज है ना, यहाँ पे संस्कृताइजेशन हुआ है। ये कैसा संस्कृताइजेशन है? बोला कि संस्कृताइजेशन इज द प्रोसेस हिंदुइज्म in which the lower caste Hindu person group tried to acquire value, ideology, rituals, higher caste Hindu। बोला कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो विलेज था यहाँ पे जो लोअर कास्ट हिंदू थी ना, उन्होंने क्या किया, हायर कास्ट हिंदू के जितने भी रिचुअल्स है, जितने भी आइडियोलॉजी है, जितने भी वैल्यू है, उसको उन्होंने क्या किया, एक्वायर कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम भी उनके जैसा दिखेंगे, हम भी हाई कास्ट के जैसा दिखेंगे अगर हम उनका कल्चर्स को, हम उनके रिचुअल्स को, उनके आइडियोलॉजी को अगर एक्वायर कर लेते हैं तो हम उनके जैसा ही दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो लोअर कास्ट है उनका संस्कृताइजेशन हुआ। ठीक है, ये बोलते हैं श्रीनिवासन। समझ में आ गया? हायर कास्ट का जितने भी तुम्हारे रिचुअल्स हैं, आइडियोलॉजीज हैं, वैल्यू है, इसको किसने एक्वायर किया? लोअर कास्ट के लोगों ने। इस तरह जब उन्होंने हायर कास्ट का रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कल्चर को जब एक्वायर किया ना, यानी उनका संस्कृताइजेशन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से गांव में मुझे क्या देखने को मिला, संस्कृताइजेशन। लोअर कास्ट हिंदू पर्सन या कोई ग्रुप ने क्या कोशिश किया, एक्वायर करने के लिए वैल्यू, आइडियोलॉजी, रिचुअल किसके, हाई कास्ट, यानी इनका क्या हो गया, संस्कृताइजेशन हो गया। वेस्टर्नाइजेशन क्या है, इंडिया में जब कल्चर ऑफ वेस्ट इज गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस देन द कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के कल्चर से ज्यादा इम्पोर्टेंस अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देते हैं तो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हो गया। इंडियन पीपल क्या करते हैं, वेस्ट से अपने कल्चर को बोरो करते हैं। सेड टू बी प्रोसेस ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन। तो जब हम लोग अपने कल्चर को बोलेंगे कि मेरे कल्चर बैकवर्ड है, अच्छा नहीं है, और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, यानी हम लोगों का वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, समझो। मान लो कि हम लोगों का कल्चर क्या है, सबका अपना एक कल्चर होता है भाई, है ना, और हम लोग अपने कल्चर को डिग्रेड करेंगे, हमारा कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ट्रेडिशनल है, ये है वो है। वेस्टर्न कल्चर बहुत अच्छा होता है ना। हम लोगों का जो जैसे तो होता है, जैसे सलवार जम्पर, तुम लोगों का होता है साड़ी, हम लोग भी साड़ी पहनते हैं, ये सब हम लोगों का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है। तो हम लोग बोलेंगे छी ये साड़ी अच्छा नहीं है, ये सूट सलवार अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। वेस्टर्न जो कल्चर कपड़ा है ना, ड्रेस, वो अच्छा होता है ना, टॉप जीन्स ये अच्छा है। जब हम ऐसे बोलेंगे ना, यानी मेरा वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। समझ में आ गया? संस्कृताइजेशन, हाई कास्ट का जब मैं कल्चर को अपना रही हूँ, लोअर कास्ट तो संस्कृताइजेशन। लेकिन जब मैं वेस्टर्न को कॉपी कर रही हूँ, वेस्टर्न से सब कल्चर को क्या कर रही हूँ, बोरो कर रही हूँ, तो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है। ठीक है, किसका है, श्रीनिवासन का है, एम.एन. श्रीनिवासन। डोमिनेंट कास्ट, एम.एन. श्रीनिवासन इंट्रोड्यूस करते हैं कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डोमिनेंट कास्ट। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवासन, एक डोमिनेंट कास्ट इज वन द होल सिग्निफिकेंट। बोले जो इंडिया में जो डोमिनेंट कास्ट है ना, उसने क्या किया, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, न्यूमेरिकल पावर विद इन विलेज एंड रीजन। चाहे तुम विलेज जाओ, चाहे तुम गांव चल जाओ, चाहे तुम कोई भी रीजन चल जाओ, तुमको देखने को यही मिलेगा कि जो तुम्हारा डोमिनेंट कास्ट है, जो डोमिनेंट कास्ट है उसको पता है किसको बोल रहे हैं, ब्राह्मण कास्ट को। तो इन्होंने ही हर जगह कंट्रोल करके रखा है, होल्ड करके रखा हुआ है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पावर के बारे में हो, यही लोग करते हैं। श्रीनिवासन का ख्याल था कि ब्राह्मीण जो होते हैं वो डोमिनेंट कास्ट,
ठीक है। तो डोमिनेंट कास्ट ही ने क्या किया है, चाहे विलेज में देखो चाहे रीजन में देखो, इन्होंने क्या किया है, हर जगह कंट्रोल करके अपना रखा हुआ है। ब्राह्मण जो होते हैं वो इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली सुपीरियर होते हैं अदर कास्ट से। इंडिया में जो दूसरे कास्ट होते हैं ना, उससे ये सुपीरियर होते हैं अकॉर्डिंग टू श्रीनिवासन। सो ब्राह्मण कास्ट इसलिए डोमिनेंट कास्ट है क्योंकि दिस रन द विलेज, मेंटेन द विलेज सिस्टम, क्योंकि ये क्या करते हैं जो इसलिए इनको डोमिनेंट कास्ट बोल रहा हूँ ना, क्योंकि विलेज में जो भी सिस्टम मेंटेन है, जो भी सिस्टम रन किया जाता है ना, वो डोमिनेंट कास्ट के अकॉर्डिंग ही रन किया जाता है। वो लोग जैसे बताते हैं वैसे ही चलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डोमिनेंट कास्ट जो है वो ब्राह्मण है इंडिया में। समझ में आ गया? 3 में बताइए डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? श्रीनिवासन। वेस्टर्नाइजेशन श्रीनिवासन, और तुम्हारा ये क्या नाम है, संस्कृताइजेशन श्रीनिवासन। कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं बचा हुआ है। एक बार तुम लोग से मैं टेस्ट ले लेती हूँ हल्का फुल्का। एक मिनट रुक जाओ। 2 पॉलिटिकल कल्चर किसका है? ओके। वे ये संस्कृताइजेशन किसका है? वेस्टर्नाइजेशन किसका है? श्रीनिवासन का बुक का नाम बताओ। ओके। कौन सा विलेज में गए थे स्टडी करने के लिए? रामपुरा विलेज। ओके। वेस्टर्नाइजेशन भी हो गया, सेकुलराइजेशन भी हो गया, और स्कैरसिटी ऑफ पॉलिटिक्स किसका है? विनर का है, बिल्कुल हाँ। अच्छा, इंडिया में कास्ट जो है प्रेशर ग्रुप है, ये किसका है? कास्ट एज ए प्रेशर ग्रुप। चलो बहुत अच्छा हो गया। अब पढ़ेंगे मॉरिस जॉन, ठीक है। WH मॉरिस जॉन। स्ट्रक्चरल फंक्शन वाला मैं लिखी नहीं है, ठीक है। मॉरिस जॉन प्रोवाइड करते एक लिंक। ये जब स्टडी करते हैं ना इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी करने के लिए, तो ये प्री भी करते हैं और पोस्ट भी करते हैं, दोनों के बीच में एक फ्रेमवर्क बताते हैं, ठीक है, कि दोनों में एक लिंक है, ठीक है ना। प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट हुआ था, उन दोनों में लिंक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो लिंक बताता है कि प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो फ्रेमवर्क थे, उनमें लिंक है, तो ये मॉरिस जॉन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख लो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो, इंडियन पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए किसने यूज किया था? तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच तो 2 पर्सन यूज करते हैं, एक का नाम बताओ तो। एक तो मॉरिस जॉन हो गया, हाँ। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ठीक है। जब इंडियन पॉलिटिक्स का स्टडी किया जाता है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच यूज किया था। तो यहाँ पे रजनी कोठारी भी यही अप्रोच यूज करती है, और मॉरिस जॉन भी। और मॉरिस जॉन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर भी आते हैं, ठीक है ना, इन्होंने ये भी यूज किया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम। ये क्या बोलते हैं? फर्स्ट हु रिगार्डेड कांग्रेस जो है वो डोमिनेशन है, वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस सिस्टम किसने दिया था बोलो? और वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम कांग्रेस को किसने बोला था? मॉरिस जॉन। हो गया फर्क, बस चलो ऊपर। और वन पार्टी डोमिनेंस तो वो भी बोला है ना रजनी कोठारी। नहीं, वो तो कांग्रेस सिस्टम ही बोला, मैं इसका मतलब समझाई हूँ कि कांग्रेस सिस्टम का मतलब क्या है, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम का अगर तुम मतलब निकालोगे तो वही हुआ कि कांग्रेस सिस्टम मतलब क्या, कि यही एक ही पार्टी का बोलबाला, वन डोमिनेंस पार्टी। लेकिन कौन बोल के पुकारा है? जैसे कि कांग्रेस सिस्टम बोल के किसने पुकारा? जैसे मैं तुमको सुषमा कोई नाम देती हूँ, ठीक है, तो वो नाम मैं तुमको दे दी कि मैं सुषमा को ये नाम से बोलकर पुकार रही हूँ, तो मैं यही पूछा जाएगा कि मैं तुमको किस नाम से पुकार रही हूँ, उस नाम का मतलब नहीं, किस नाम से पुकारा गया है। तो रजनी कोठारी कांग्रेस को क्या बोलती है? कांग्रेस सिस्टम बोल के पुकारी है। और मॉरिस जॉन कांग्रेस सिस्टम को क्या बोल के पुकारी है? वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम। मतलब चाहे जो भी निकले,
ठीक है, क्या पुकारा गया ये तुमको समझना है। जब तुम्हारा रजनी कोठारी ना हो या मॉरिस जॉन ना हो तब आंसर हो सकता है, लेकिन मेन वो रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम बोल के पुकारते हैं, और कांग्रेस सिस्टम का मतलब ही होगा वन डोमिनेंस पार्टी 1947 से लेके 1967 तक का, ठीक है, वो उसका मतलब है कांग्रेस सिस्टम का। लेकिन यहाँ पे मॉरिस जॉन इसको बोलकर पुकार रहे हैं ना, रिगार्ड कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना वो डोमिनेशन है। कैसा डोमिनेशन? वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम है कांग्रेस, वन डोमिनेंस पार्टी सिस्टम है। ही नोटेड दैट जबकि मल्टीपल पार्टी एग्जिस्ट, मॉरिस जॉन बोल रहे हैं कि मल्टीपल पार्टी तो एग्जिस्ट कर रहा है। याद करना, बार बार मैं बोल रही हूँ, कांग्रेस सिस्टम किसने किया दिया था बताओ, कंफ्यूज मत हो जाओ तुम लोग। लेकिन वन डोमिनेंस पार्टी किसने दिया है? बिल्कुल, ये बोल रहे भाई मल्टीपल पार्टी एग्जिस्ट है, लेकिन सेंट्रल को कंट्रोल कौन करके रखा, मेंटेन कौन करके रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। बाकी जो ऑपोजिशन पार्टी उसको तो ओवर साइडिंग कर दिया गया, ठीक है। ये बोलते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी जो है ओपन पॉलिटिकल पार्टी है, मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी। ओपन पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कोई भी धर्म के लोग आ जाओ, पार्टी का मेंबर बन जाओ, चाहे तुम किस धर्म से भी बिलोंग करो। अभी भी अगर तुम्हारा फॉलोवर बहुत ज्यादा है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फॉलो कर रहा है, तुमको पॉलिटिक्स में एंटर करना है ना, चल जाओ, एंटर कर जाओ, वन पॉलिटिकल पार्टी, ओपन पॉलिटिकल पार्टी को आ जाओ। लेकिन बीजेपी का मामला थोड़ा अलग है, बीजेपी पहले देखती है कि कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से ये, तो तभी वो जाके अपनी पार्टी के अंदर आने दी। लेकिन कांग्रेस ऐसी नहीं है, कांग्रेस ओपन पॉलिटिकल पार्टी है, बोलती सभी पार्टी आओ, कोई भी कास्ट कोई भी जात पात नहीं करती है, ठीक है, इसलिए इनको बोला ओपन पॉलिटिकल पार्टी। मॉरिस जॉन बोले कि इंडिया का फेडरलिज्म जो है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, बुक देखो, बहुत बार एग्जाम में आई हो। पार्टी इन इंडिया, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूस इन इंडिया, गवर्नमेंट प्रोड्यूस इन इंडिया आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आया हुआ है, सेट में भी आया हुआ है कि किसने इंट्रोड्यूस किया थ्री एडम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। मॉरिस जॉन बोल रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स में थ्री एडम्स है। पहला एडम्स का नाम है ट्रेडिशनल, दूसरा एडम का नाम है मॉडर्न, तीसरा का नाम है सैंटली एडम्स। मतलब पहला ट्रेडिशनल क्या? कास्ट, कम्युनिटी एंड लोकल लोयलिटी। डीपली रूटेड तुमको इंडिया के रूरल सोसाइटी में ही मिलेगा। बोला कि जो कास्ट, कम्युनिटी या लोकल लोयलिटी, ट्रेडिशनल एडम्स तुमको कहाँ मिलेगा? इंडिया के रूरल सोसाइटी में तुमको मिल जाएगा, जहाँ पे कास्ट कम्युनिटी एफिलिएशन है, बहुत है। तुमको पता है गांव में ये सब बहुत मिलता है, कास्ट अभी भी, कास्ट, उसके बाद कम्युनिटी वगैरह इस टाइप का होता है, अभी भी होता है कोई कोई गाँव में, ठीक है। तो बोला ये एक तो एलिमेंट ये है तुम्हारा थ्री एडम, इंडियन पॉलिटिक्स में थ्री एडम्स मिलेंगे। एक हो गया ट्रेडिशनल एडम्स, एक हो गया मॉडर्न, जहाँ पे तुमको इंडियन सोसाइटी में एक कास्ट कम्युनिटी मिल रहा है। दूसरा तुमको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि मॉडर्निज्म उस टाइम का बात है ना। तो जो भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अपना रही थी, गवर्नेंस को अपना रही थी, तो उसको मॉडर्निज्म बोला जा रहा था। तो इंडिया में मॉडर्न एडम्स भी है, क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, लीगल फ्रेमवर्क भी है, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस भी है ना, रिप्रेजेंट द फॉर्मल स्ट्रक्चर भी इंडिया के डेमोक्रेसी में, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी सब है, और ये सारा ही मॉडर्न है। आजादी का बाद है ना, तो ये मॉडर्न है। ये उस टाइम की लिखी हुई बुक है ना, तो इसको मॉडर्न ही बोला जाएगा। उस टाइम क्या था कि अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी बन रही है, यानी वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, ठीक है। जैसे वहां पे अगर डेमोक्रेसी भी, जैसे इंडिया में बोल रहा कि इंडिया में आपको डेमोक्रेसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी है, यानी इंडिया में मॉडर्न एडम्स है। सेंट्रली एडम देख लो, इंडिया में क्या क्या है, कास्ट है, कम्युनिटी है, सब है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है, लीगल फ्रेमवर्क भी है, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस भी है ना। और एक जगह जो बोला सेंट्रली एडम्स, देख लो भाई, ये एग्जाम में आया हुआ, सेंट्रली एडम किससे जुड़ा हुआ? तो मॉरिस जॉन से। इन्होंने क्या बोला कि मोरल वैल्यूज, नॉन वायलेंस, सोशल रिफॉर्म। इंडियन पॉलिटिक्स में तुमको मोरल वैल्यूज, नॉन वायलेंस, सोशल रिफॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये इन्होंने जो सैंटली एडम्स जो आइडिया है ना, ये गांधी जी के आइडिया से मेन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ के जो लीडर जो थे ना सैंटली एडम्स से, मतलब कंडक्ट एंड सोशल जस्टिस ऑफ इंस्पायर्ड बाय द लीडर लाइक महात्मा गांधी। ये जो सैंटली एडम्स है ना, ये गांधी जी से ज्यादा इन्फ्लुएंस है,
ठीक है ना। गांधी जी का जो आइडिया है ना बस सेंट्रली आइडिया में डाल दिया गया है। ट्रेडिशनल आइडिया कास्ट, मॉडर्न मतलब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सेंट्रली आइडिया का मतलब क्या है, जो तुम्हारा सोशल चीजें, मोरल वैल्यूज, नॉन वायलेंस, सोशल रिफॉर्म्स, ये सब हो गया ना। अच्छा ये पढ़ लो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इंडिया में कौन सा ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स थिंकर है जो इंडिया का स्टडी करते हैं तो मीडिएटिंग फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करते हैं। मैं तुम लोग को अभी बोली कि ये प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टडी कहते हैं, किए थे। ये क्या करते हैं, मॉरिस जॉन प्रोवाइड करते हैं लिंक प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। प्री में क्या था, पोस्ट में क्या था। तो मीडिएटिंग का मतलब क्या, एक बीच में कोई मीडिएटर होना, तो ये बीच में मीडिएटर है, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट, यानी आजादी से पहले कैसा गवर्नमेंट था, सॉरी ये पहले आजादी का बात कर, उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अभी इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट कैसा, जुडिशरी कैसा, लेकिन जब मूवमेंट हो रहा था पहले वो कैसा है, तो दोनों के बीच में क्या कहता है, लिंक बनाता है ना। और ये जो लिंक बनाता है इसको बोलते हैं मीडिएटिंग फ्रेमवर्क। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मीडिएटिंग फ्रेमवर्क किसने दिया कॉन्सेप्ट, तो मॉरिस जॉन ने, ठीक है ना। दिस स्ट्रक्चर फैसिलिटेट, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है ना रेगुलेटेड मूवमेंट करवाता है, ठीक है। अलाउ करता है ग्रेजुअल चेंज हो, जबकि मेंटेन करता है कंटिन्यूटी। यहाँ पे आ जाओ ना, रेगुलेटरी मूवमेंट के बारे में किसने बोला, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने गवर्नमेंट के पहले के बारे में आफ्टर भी स्टडी, बिफोर भी स्टडी कर रहे हैं, सॉरी आफ्टर और बिफोर, ये इंडियन पॉलिटिक्स के बिफोर भी स्टडी करे और आफ्टर। और बीच में मीडिएटिंग फ्रेमवर्क का काम कौन कर रहा है तुम्हारा, मॉरिस जॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आया मीडिएटिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो मीडिएटिंग मॉरिस जॉन ने दिया। योगेंद्र यादव, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी दिया है इन्होंने, इन्हीं के बारे में बोले थे ना उस दिन, योगेंद्र यादव के बारे में, कांग्रेस के, हाँ इसी के बारे में बोले थे। योगेंद्र यादव जो है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था पोस्ट कांग्रेस पॉलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देख लो, बार बार देखो। इसका मतलब क्या है कि refer to the significant transformation Indian political landscape particular 1990 से ही इंडिया के पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला पॉलिटिकल लैंडस्केप में। मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला 1991 में, वो क्या था, पोस्ट कांग्रेस पॉलिटिक्स। कांग्रेस का खात्मा हो गया, अब कांग्रेस के बाद का पीरियड था। इस न्यू एरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस नो लॉन्गर डोमिनेट, इस न्यू एरा में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ज्यादा दिन तक डोमिनेट नहीं रह सकी, है ना। इंस्टेड पावर हैज बिकम ए मोर डिसेंट्रलाइजेशन, पावर बहुत डिसेंट्रलाइजेशन हो गया है। रीजनल पार्टीज भी क्या कर गए, वो भी एक प्रोमिनेंस है पॉलिटिकल एराना में, है ना। पॉलिटिकल एराना में तुम देखोगी तो तुमको रीजनल पार्टी को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा, उनके पास भी फ्रेगमेंटेशन, ग्रेट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे, सब अभी बताऊंगी कि ये पोस्ट कांग्रेस पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है सेकंड डेमोक्रेटिक अफसर। सेकंड डेमोक्रेसी अफसर स्टार्ट इंडिया में 1980s में हुआ। बोला कैसे, 1980s में जब इंक्रीज हुआ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बोला कि जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट हुआ, किसका हुआ, जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ये लोग जो सोसाइटी के लोअर कास्ट है, इन्होंने जब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया ना, तो सेकंड डेमोक्रेटिक अफसर स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब पावर चेंज होने वाली थी। बोले कि यहाँ पे क्या हुआ था सेकंड डेमोक्रेसी अफसर में, जो मार्जिनलाइज ग्रुप थे, मान लो एसटी, एससी, ओबीसी, ये लोग भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। राइज ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, बोला कि काशीराम एंड लालू प्रसाद जो है, ये लोग क्या थे, ये लोग कास्ट बेस पे लड़ाई कर रहे थे, है ना। तो ये भी एक जैसे कास्ट बेस पे क्या क्या, हम लोग यादव हैं, राम का से हम लोग छोटे लोअर कास्ट हैं, तो इन बेसिस पे लोगों से वोट मांग रहे थे, तो ये सेकंड डेमोक्रेसी है। क्योंकि देख रही तुम, अब तक जितना भी गवर्नमेंट बना रहा था कांग्रेस का, तो सब इलिट पार्टी से ही बन रहा था, लेकिन अब आएगा लोअर कास्ट से, है ना।
तो राइज ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट या इनहांस पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मार्जिनलाइज ग्रुप किसका है भाई? तो मॉरिस जॉन का है। अच्छे, हाँ यादव का ही है। यादव ने एक बुक लिखा था इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ द चेंज द इंडियन थर्ड इलेक्ट्रोल सिस्टम, पीवाई। इन्होंने बोला कि इंडिया में थर्ड इलेक्शन सिस्टम हुआ था। पहला इलेक्शन जो होता है वो 1950 से 1967 तक का, तो यहाँ पर तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन लिमिटेड होता है। क्यों? सारा पावर तुम्हारा कांग्रेस का पास है, तो कोई ज्यादा करता नहीं था पार्टिसिपेट। सेकंड डेमोक्रेसी अब सर 1967 से लेकर 1989 तक इंडिया में स्टार्ट हुआ, अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव। ये बोलते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस की हेजेमनी जो है ना वो डिक्लाइन हो गई 1967 से 1989। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डोमिनेशन है ना वो खत्म हो रहा था, स्पेशली नॉर्दर्न एरिया में और वेस्टर्न इंडिया में। एक रीजनल पार्टी गेन कर रही थी प्रोमिनेंस, इंक्रीज पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। वो जो अ, वो जो मिलना चाहिए तुम्हारा, कहाँ गया, हाँ, बोला कि वो जो कांग्रेस को मिलनी चाहिए वो कांग्रेस को नहीं मिल रही थी, बल्कि अब दूसरी पार्टी को मिल रही थी। देखो फर्स्ट इलेक्शन इंडिया में 1950 से 52 से 1967, सेकंड इलेक्शन जहाँ पे 1967 से 1989, बोले यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, है ना। लेकिन बोला जो थर्ड पॉलिटिकल सिस्टम है ना, यहीं पर कांग्रेस आया, पोस्ट कांग्रेस सिस्टम। मतलब अब थर्ड इलेक्शन सिस्टम में 1989 से 1999 में आइडेंटिफाई थ्री पोवेट मोमेंट रेफर टू एज द देयर थ्री मोमेंट। मतलब यहाँ पे तीन तरह का चेंज तुमको देखने को मिला। थर्ड इलेक्शन सिस्टम जब इंडिया में हुआ ना, तो एक तो मंडल कमीशन बना था ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए, और एक मंदिर बीजेपी राम जन्म एक मिनट राम जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था यही पीरियड में। फिर मार्केट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मार्केट लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी मॉडल आया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि इंडिया में फर्स्ट इलेक्शन से तीन तरह का इलेक्शन हुआ है। इंडिया में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थर्ड इलेक्शन सिस्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? थर्ड इलेक्शन सिस्टम का कॉन्सेप्ट योगेंद्र यादव ने दिया। इन्होंने बोला इंडिया में तीन तरह का इलेक्शन हुए। पहला इलेक्शन जब 1952 से 1967 लिमिटेड पार्टी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था। दूसरा जो था, इन्होंने बोला यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेशन जो है वो, और मतलब ये होता है। और थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम में क्या होता है तुम्हारा, थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम में बोला यहाँ पर तीन तरह का तीन तरह का इंसिडेंट होता है। एक का नाम है मंडल, मंडल कमीशन को लाया था ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए। एक होता है मंदिर, बीजेपी का राम जन्मभूमि मूवमेंट, मार्केट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म होता है। 1989 से 1999 तक इंडिया में थर्ड इलेक्टोरल सिस्टम हुआ है। इस तरह से पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, थर्ड इलेक्शन हुआ, ठीक है। अच्छे सुनो, क्लास नहीं दे रहा हूँ, मेरा बहुत सा दर्द कर रहा था, तबीयत ठीक नहीं है, तो हम थोड़ा इंक्रीज करते हैं।